अध्याय 41 एक उथल पुथल भरा दिल, एक अजीब गलतफहमी। लुओ जिरो ने कल्पना की थी कि क्यू बोक्वान उसके खिलाफ हत्या सहित हर हथकंडा अपनाएगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सी चेन के माध्यम से वार करेगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि क्यू बोक्वान ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकती थी और धीरे धीरे सी चेन के दिल में उसके बारे में संदेह पैदा करती रही। वह अपने भीतर गहराई से जानती थी कि उसने सी चेन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, उसकी उपस्थिति ने उसकी आत्मा के हर कोने को भर दिया था। लेकिन ये बात सिर्फ वही जानती थी, दुनिया के लिए यह अदृश्य थी। इन परिस्थितियों में सी चेन बाहरी आवाज़ों से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता था। वह पूर्व लुओ जिरो से कभी नहीं मिला था, वह केवल क्यू बोक्वान के विषैले शब्दों के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता था। लुओ जिरो बहुत डर गई थी, सचमुच डर गई थी। उसे डर था कि क्यू बोक्वान द्वारा सी चेन को जहर दे दिया जाएगा। उसे डर था कि कहीं वह ये न मान ले कि जागते ही वह उसे भगा देगी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह अपने आसपास की हर चीज़ को महसूस कर सकती है। बीते दिनों के हर पल में उसने ये सब महसूस किया था। वह जानती थी कि सी चेन ने उसके लिए क्या बलिदान दिया था। सबसे ज्यादा तो वह चिल्लाकर कहना चाहती थी, पतिदेव उसकी बात मत सुनो। व्हाइट फैदर डिवाइन कल्ट की संप्रदाय प्रमुख और 9वें स्तर की विपत्ति पार करने की विशेषज्ञ होने के नाते उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी शक्तिहीन महसूस कर सकती है। हालांकि क्यू बोक्वान के प्रति उसकी हत्या की मंशा असीम थी और सी चेन के लिए उसका प्यार उसके सीने में भरा हुआ था, फिर भी वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। सब कुछ केवल सी चेन के निर्णय पर निर्भर था। यही उसके डर की जड़ थी कि वह हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। जैसे ही निराशा ने उसे जकड़ लिया, गर्म बड़े हाथों की एक जोड़ी ने फिर से उसके हाथों को थाम लिया। ठीक वैसे ही जैसे जब वह अंधेरे में खोई हुई थी, तब सी चेन की कोमल आवाज उसके कानों तक पहुंची। मेरी पत्नी और मेरे बीच जो कुछ भी होता है, उस बुरे आदमी का उसे कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण। उनके दृढ़ और कोमल शब्दों ने लुओ जिरो को स्तब्ध कर दिया। वह अपने भीतर उठ रहे तूफान का नाम नहीं बता सकी। वह हंसना चाहती थी, फिर भी उस व्यापक राहत ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। बेवकूफ, ये सब तुम्हारी गलती है। ये पंथ का मुखिया रोने वाला है। तुम बहुत बुरे हो। उसने महसूस किया कि सी चेन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था। एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, दूसरे हाथ से उसने उसका छोटा सा हाथ थाम रखा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया तो उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर टिका दिया और फुसफुसाया, मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उनकी आवाज इतनी शांत थी कि वह उसके भीतर छिपी भावनाओं को मुश्किल से ही समझ पाए। क्या वह उसे दिलासा दे रहा था या खुद को समझा रहा था? उसे अब भी डर लगना चाहिए। आखिर उसकी गर्माहट महसूस करते हुए लुओ जिरो का दिल उसके लिए तड़प उठा। उनके वैवाहिक जीवन की यादें उसके मन में कौंध गईं। इतने समय तक वह उसकी कोमलता में डूबी रही, उसे खाना खिलाना, उसकी मालिश करना, उसे कहानियां सुनाना, फिर भी उसने बदले में कुछ नहीं दिया। वह हर दिन इस डर से जीता था कि कहीं वह जाकर उसे मार न डाले, फिर भी वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। उस दबाव का भार कल्पना मात्र से ही दम भरने वाला था। फिर भी सी चेन इसे रोजाना सहन करता था, बिना शिकायत किए, बिना निराशा का कोई संकेत दिखाए। वह एक मशीन की तरह था जो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता था। उसका हर काम उसी के लिए होता था। इस विचार ने उसके दिल को इस कदर मरोड़ दिया कि वह धड़कने लगा। अचानक मन में एक विचार आया, अगर मैं कभी जाग न पाऊं तो शायद मुझे छोड़ देना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने उसे तुरंत कुचल दिया। फिर भी वह जानती थी, जिस चीज का सामना वह सबसे कम करना चाहती थी, शायद वही सही चीज हो। हालांकि उसके लिए अलग होना ही सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन इस विचार मात्र से ही उसकी सांसें थम गईं। वह सी चेन के बिना जीवन की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उलझे हुए विचारों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह ये सुनने के लिए तरस रही थी कि वह फुसफुसा कर कहे कि वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसने उसे कसकर गले लगाया और कुछ नहीं कहा। उसका दिल भय से कांप रहा था। वहीं सी चेन ने क्यू बोक्वान के बहकावे में आने से इनकार कर दिया, लेकिन वह भी संघर्ष कर रहा था। उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि लुओ जिरो बाहरी दुनिया को महसूस करती थी या उसके लिए कुछ भी महसूस करती थी। फिर भी उसे जगाने का उसका संकल्प कभी नहीं दिगा। उसने हिसाब लगाया था, प्रतिदिन 10,000 अंक अर्जित करने पर 2 महीने से कुछ अधिक समय में वह लाल सुनहरे रंग का फीनिक्स पंख खरीद सकता था। 2 महीने के भीतर ही वह डोंगक्सु क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाएगा। न केवल अपने भीतर छिपे फीनिक्स को जगाने के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी। केवल अपनी शक्ति से ही वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे दिन रात साधना करनी पड़ी, अपनी सारी ऊर्जा समर्पित करनी पड़ी। कुछ देर और उसे थामे रखने के बाद उसने उसे वापस सफेद जैल के पलंग पर लिटा दिया। पत्नी, मुझे खेती करनी चाहिए। धीमी आवाज में बोले गए वे शब्द उसके मन में गूंजते रहे जब वह वापस अपनी चटाई पर लौट आया। इस प्रकार एक विचित्र संयोग से दोनों में से किसी ने भी अपने दिल में बसे प्यार को व्यक्त नहीं किया। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। आज उसने मुझे मसाज नहीं किया और न ही मुझे गुड नाइट किस दिया। क्या क्यू बोक्वान का जहर असर कर गया है? लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। नहीं, उस पर विश्वास करो लुओ जिरो। उसने तुम्हें अपना सारा प्यार दिया है, तुम कैसे संदेह कर सकते हो? चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, प्रेम में वह एक कोमल लड़की ही बनी रही। एक बार जब उसका दिल पूरी तरह से उसका हो गया तो उसकी हर हरकत अनजाने में उसके दिल के तारों को छेड़ देती थी। अध्याय 42। युवा स्वामी चौथे और 7वें बुजुर्ग से परामर्श करने जा सकते हैं। सी चेन ने दोपहर में साधना शुरू की और उस दौरान उसने और कुछ नहीं किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लुओ जिरो भी सी चेन के बगल में लेटी रही और अपने दिल से उसके बारे में सब कुछ महसूस करती रही। अब लुओ जिरो के मन में केवल एक ही विचार था, जल्दी रात हो जाए। जब तक रात है वह मुझे फिर से गले लगा सकता है। क्यू बोक्वान के जाने के बाद से लुओ जिरो के दिल में कुछ भी नहीं बचा था। वह बस यही चाहती थी कि सी चेन उसे और ज्यादा गले लगाए और हमेशा के लिए उसके साथ रहे। इस समय लुओ जिरो अभी भी वह निर्मम महिला डेविल हेड कैसे हो सकती थी? अब वह पूरी तरह से प्रेम में डूबी हुई लग रही थी। अंततः लुओ जिरो की उत्सुक प्रतीक्षा के बीच ध्यानमग्न सी चेन ने धीरे धीरे अपने शरीर से निकल रही आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस खींच लिया। इसका ये भी अर्थ था कि सी चेन अपनी साधना बंद करने वाला था। अंततः सी चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। सी चेन को यह महसूस हो रहा था कि उसकी साधना शक्ति, जिसने अभी अभी आदिमात्मा क्षेत्र की चौथी परत में सफलता प्राप्त की थी, पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। मैं शाम को जारी रखूंगा। धीरे धीरे फर्श पर बिछे अपने बिस्तर से उठते हुए सी चेन लुओ जिरो के बिस्तर के पास आया। वह आ रहा है, वह आ रहा है। पतिदेव, जल्दी करो और मुझे गले लगाओ। सी चेन के आगमन को भांपते हुए लुओ जिरो की इच्छा हुई कि वह उठकर बैठ जाए और उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दे। लुओ जिरो की अपार उम्मीदों के बीच सी चेन नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहले की तरह ही सी चेन ने सबसे पहले लुओ जिरो को 2 रक्षकों द्वारा तैयार किया गया तरल भोजन पिलाया। जब दलिया का कटोरा खाली हो गया तो सी चेन ने लुओ जिरो को अपनी छाती से सटा लिया और धीरे धीरे उसकी बाहों की मालिश करने लगा। उसी समय सी चेन ने धीरे धीरे मनगढ़ंत छोटी छोटी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया।
कमरे में मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी और सीचेन और लुओ जीरो की परछाइयां दीवार पर प्रतिबिंबित हो रही थी, मानो आपस में गहराई से मिल गई हों। सीचेन की बाहों में सिर रखकर और उसकी मजबूत धड़कन को महसूस करते हुए लुओ जीरो का दिल भी धीरे धीरे शांत हो गया। इस समय लुओ जीरो को अचानक कुछ याद आया और तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। उस दिन वह मेरी रजाई में घुस आया और बिना कमीज पहने मुझे पकड़कर सुलाने लगा। कितना बेशर्म, अगर मैं उस समय वहां नहीं होता। कितना शर्मनाक, कितना शर्मनाक। इस क्षण सब कुछ पहले जैसा प्रतीत होने लगा और लुओ जीरो की मानसिक स्थिति काफी हद तक स्थिर हो गई। जब भी लुओ जीरो को सीचेन के उसे छोड़कर जाने का ख्याल आता तो उसका दिल असहनीय दर्द से भर जाता। इसलिए अब जब भी वह इस मुद्दे के बारे में सोचती तो वह अवचेतन रूप से इसे नजरअंदाज कर देती। वह बस दिन सीचेन के साथ रहना चाहती थी। जल्द ही खिड़की के बाहर चंद्रमा आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया और दैनिक मालिश धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। इस समय सीचेन ने लुओ जीरो की टुड्डी को ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसका सिर नीचे कर दिया। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन लुओ जीरो को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब भी सीचेन चुंबन के लिए उसकी टोड़ी ऊपर उठाती थी तो उसे एक तरह से पराजित होने का एहसास होता था। लुओ जीरो को खुद भी नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से दानव पंथ की नेता थी। सीचेन के साथ अपने रिश्ते में उसे ही हावी रहना चाहिए। लुओ जीरो को और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि उसका दिल इस भावना को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा था, बल्कि वह दिन थोड़ा थोड़ा इसका इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, लगता है इस पंथ के मुखिया को सिर्फ निपटाया ही नहीं गया है, बल्कि पूरी तरह से निपटाया जा रहा है। उनकी जीभों के स्पर्श से लुओ जीरो का दिल कांप उठा। जैसे ही वह इस एहसास का आनंद लेने वाली थी, उसने पाया कि सीचेन ने उसे छोड़ दिया था। फिर लुओ जीरो ने देखा कि सीचेन ने उसे वापस तकिए पर लिटा दिया था और उसे रजाई से ढक दिया था। आज सब कुछ इतना जल्दबाजी भरा क्यों लग रहा है। लुओ जीरो को वापस रजाई में लपेटने के बाद सीचेन एक बार फिर फर्श पर बिछे बिस्तर पर लौट आया। जैसे कुछ सोचते हुए सीचेन ने कमरे के बाहर की ओर कहा, एल्दमू एल्दलियू, मेरे पास साधना से संबंधित कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह कृपया बोलिए युवा स्वामी। एल्दमू की आवाज गूंजी और वह और एल्दलियू धीरे धीरे सीचेन के सामने प्रकट हुई। दोनों रक्षकों ने सीचेन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर एल्दलियू ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि युवा स्वामी ने आदिम आत्मा क्षेत्र की चौथी परत में सफलता प्राप्त कर ली है। इस रफ्तार से तो हमें पकड़ने में वाकई ज्यादा समय नहीं लगेगा। एल्दमू ने भी सहमति में सिर हिलाया और प्रशंसा से भरे चेहरे से सीचेन की ओर देखा। सीचेन ने शांत भाव से पूछा, एल्दमू एल्दलियू, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आदिम आत्मा क्षेत्र से डोंगत्सु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्तें हैं। जैसे जैसे सीचेन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया, उसने अपनी साधना के दौरान पहले की तुलना में कुछ अंतर भी महसूस किए। यानी जैसे जैसे वह डोंगत्सु क्षेत्र के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे उसे अपने शरीर के भीतर एक प्रकार की बेड़ी का एहसास होने लगा। सीचेन की बातें सुनकर एल्दमू और एल्दलियू की आंखों में आश्चर्य की एक स्पष्ट झलक दिखाई दी। एल्दमू ने सीधे तौर पर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा स्वामी इसे आदिम आत्मा क्षेत्र की चौथी परत पर खोज लेंगे। तार्किक रूप से इसे आदिम आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में ही खोज लेना चाहिए था। जैसा कि उम्मीद थी, आप जैसे विलक्षण प्रतिभावानों की स्वाभाविक प्रतिभा को सामान्य तर्क से वर्णित करना वास्तव में असंभव है। एल्दमू की बातें सुनकर सीचेन की भौहें थोड़ी तन गईं। एल्दमू, क्या इसमें कोई विशेष महत्व है। सीचेन के प्रश्न का सामना करते हुए दोनों रक्षकों ने रहस्यमय रुख छोड़ दिया और एल्दलियू ने सीधे कहा, क्योंकि डोंगत्सु क्षेत्र सभी पिछले क्षेत्रों से अलग है। या यूं कहें कि आदिम आत्मा क्षेत्र के बाद का हर क्षेत्र पहले वाले क्षेत्र से अलग है। आदिम आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद डोंगत्सु क्षेत्र में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किस तरह की तैयारी। सीचेन ने पूछा। गुफा स्वर्ग खुल रहा है। एल्दमू ने एल्दलियू से कार्यभार संभाला। मानव शरीर अनगिनत रहस्यों से भरा है, मानो एक खजाना हो जिसे अभी विकसित किया जाना बाकी है। इनमें से एक रहस्य 36 गुफा स्वर्गों की किंवदंती है। डोंगत्सु क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक साधक को अपने शरीर के भीतर गुफा स्वर्ग खोलने होंगे, और जितने अधिक गुफा स्वर्ग खोले जाएंगे, डोंगत्सु क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। डोंगत्सु क्षेत्र में प्रवेश के लिए गुफा स्वर्ग खोलना आवश्यक है, जबकि इसके बाद आने वाले विपत्ति पारगमन क्षेत्र में विपत्ति से गुजरना आवश्यक है। यही वह अंतर है जिसका उल्लेख और लियू ने अभी किया था। एल्दमू की व्याख्या सुनकर सीचेन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि साधना के दौरान उसे जकड़े होने का एहसास क्यों हुआ था। इस बिंदु पर सीचेन ने फिर पूछा, एल्दमू, डोंगत्सु क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए कितने ग्रोटो हेवन खोलने की आवश्यकता है। एल्दमू ने आगे कहा, वास्तव में कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप जितने अधिक गुफा स्वर्ग खोलेंगे, आपकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो अधिकतम संख्या क्या है। सीचेन ने पूछा। एल्दलियू ने सीचेन के पीछे इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह तो स्पष्ट है। स्वाभाविक रूप से दिव्य पंथ में सबसे अधिक गुफा स्वर्ग खोलने वाला ही पंथ का नेता होता है। पंथ के नेता ने 32 खोल दिए। ये कैंगलान साम्राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। जैसे ही एल्दलियू ने बोलना समाप्त किया, बिस्तर पर लेटी हुई लुओ जीरो को अनजाने में एक हल्की सी गुप्त खुशी का एहसास हुआ। वाह क्या बात है, ये पंथ का गुरु वाकई प्रभावशाली है। क्या मेरे प्रति अपनी प्रशंसा छिपाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। हालांकि जैसे ही लुओ जीरो के मन में यह विचार आया, उसने एल्दलियू के शब्द फिर से सुन लिए। हालांकि पंथ की नेता इस समय बेहोश हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से आपको अपना अनुभव नहीं दे सकती। पंथ की नेता के अलावा दिव्य पंथ के चौथे और सातवें वरिष्ठ दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 30 गुफा स्वर्ग खोले हैं। यदि युवा स्वामी को आवश्यकता हो तो आप चौथे और सातवें बुजुर्ग से परामर्श कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। एल्दलियू, आप क्या बकवास कर रहे हैं। अध्याय 43, अद्भुत कल्पना। आदिम आत्मा लोक का 9वां स्तर। ये पंथ का गुरु अभी भी यही है, और फिर भी तुम मेरे पति को दूसरी महिलाओं की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। शुरू में लुओ जीरो सीचेन द्वारा उसकी प्रशंसा किए जाने की प्रतीक्षा में खुशी से भरी हुई थी, लेकिन एल्दलियू के अगले सुझाव ने उसे लगभग अपनी कब्र से बाहर उछलने पर मजबूर कर दिया। कियू बोक्वान द्वारा फूट डालने के कृत्य का अनुभव करने के बाद वह और सीचेन दोनों ही काफी संवेदनशील महसूस कर रहे थे। ऐसे संवेदनशील समय में सीचेन को शियावान और गुवान शियुन की ओर धकेलना, यह अपने आदमी को दूसरों के हवाले करने से किस तरह अलग था। इस पंथ का गुरु इसकी अनुमति नहीं देता। दुष्ट, तुम्हारी साधना की गति पहले से ही असामान्य है। डोंगत्सु क्षेत्र में प्रवेश करने की इतनी जल्दी मत करो, वरना तुम्हारी नींव स्थिर हो जाएगी। तुम्हें मेरे जागने और मेरा मार्गदर्शन करने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि लुओ जीरो को इस तरह सोचने पर थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। आखिरकार सीचेन के लिए अस्थिर नींव जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सीचेन उसे जियावान और गुवान शियुन के साथ अकेला छोड़ दे। दुर्भाग्यवश सीचेन और अन्य लोगों के पास लुओ जीरो के विचारों को सुनने का कोई तरीका नहीं था। हर चीज का निर्णय केवल सीचेन स्वयं ही कर सकता था। इस समय सीचेन ने दोनों रक्षकों से कहा, एल्दमू, एल्दलियू, मैं सामान्य चरणों को समझ चुका हूँ। मैं अभी भी डोंगत्सु क्षेत्र से काफी दूर हूँ। जब मैं आदिम आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच जाऊंगा, तब इस बारे में बात करेंगे।
उद्धरण चिन्ह। हम युवा स्वामी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। एल्डर मू और एल्डर लियू ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोनों रक्षक अब भी सी चेन से बेहद संतुष्ट थे और उनके सभी विचारों का सम्मान करते थे। आखिरकार उन्होंने इस दौरान सी चेन के सभी प्रदर्शन देखे थे। सी चेन के साथ साधना संबंधी मामलों पर संक्षेप में चर्चा करने के बाद एल्डर मू और एल्डर लियू कमरे से चले गए, जिससे केवल सी चेन और लुओ जिरो ही कमरे में रह गए। फिर सी चेन लुओ जिरो के बिस्तर के पास आया और धीरे से अपने हाथ से उसके गाल को सहलाया। पत्नी, मुझे आपसे इतनी अद्भुत उम्मीद नहीं थी कि आप सीधे 32 गुफा स्वर्ग खोल देंगी। हम बिल्कुल, इस पंथ के गुरु के और भी कई अविश्वसनीय पहलू हैं। ये आपके लिए जीवन भर सीखने के लिए काफी हैं। एल्डर लियू के शब्दों के कारण पहले तो लुओ जिरो गुस्से से उबल रही थी, लेकिन सी चेन की प्रशंसा सुनकर उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। हालांकि सी चेन के अगले शब्दों ने लुओ जिरो के दिल में एक अजीब सी अनुभूति पैदा कर दी। आदिम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचने में मुझे अभी भी कुछ समय लग सकता है। इस दौरान मुझे और भी अधिक मेहनत करनी होगी। मैं सभी अनावश्यक बातों को त्याग कर साधना पर ध्यान केंद्रित करूंगा। किसी कारणवश जब लुओ जिरो ने सी चेन के शब्द सुने तो उसे अचानक ये भ्रम हुआ कि सी चेन विशेष रूप से विभिन्न स्तरों को पार करने के लिए जुनूनी है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि लुओ जिरो के गुरु के निधन के समय हुआ था और उसे श्वेतपंथ दिव्य पंथ का सारा भार अकेले ही उठाना पड़ा था। ऐसा क्यों लग रहा है कि वह अचानक अपनी साधना के स्तर को लेकर इतना जुनूनी हो गया है? लुओ जिरो को एक दिन पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा था और उसे नहीं पता था कि यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में ऐसा ही था। वह क्यों डर रहा है कि जागने के बाद मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी? जैसे ही यह विचार मन में आया, ये लुओ जिरो के दिल में गहराई से बैठ गया। लुओ जिरो को लगा कि इसकी बहुत संभावना है। आखिरकार उनकी नज़र में सी चेन में पहले से ही सुरक्षा की भावना की कमी थी और अब उसे क्यू बोपान ने उकसा दिया था। इसी वजह से सी चेन अपनी शक्ति को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहता था ताकि उसके जागने पर उसे कोई नुकसान न पहुंचे। बुरे आदमी, ऐसा मत सोचो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बेताब हूँ। मैं तुम्हें भला कैसे दूर भगा सकता हूँ? शुभ रात्रि पत्नी, मैं अपनी साधना जारी रखने जा रहा हूँ। इसी क्षण सी चेन की आवाज फिर से सुनाई दी और लुओ जिरो को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे दूर जा रहा है और अपनी चटाई पर वापस लौट रहा है। हालांकि लुओ जिरो के पास सी चेन से कहने के लिए अनगिनत बातें थी, लेकिन वह एक भी विचार व्यक्त करने में असमर्थ थी। वह केवल देखती रह गई क्योंकि सी चेन विभिन्न बाहरी कारकों के कारण ऐसे काम कर रहा था जो उसे और भी दूर होते जा रहे थे। लुओ जिरो को इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि क्या इस लंबे दबाव के कारण सी चेन उसे नापसंद करने लगेगा और उससे रिश्ता तोड़ देगा। आखिर कोई ऐसे व्यक्ति को क्यों पसंद करेगा जो कोई प्रतिक्रिया न दे और इसके बजाय किसी भी क्षण जान से मार दे? ये सोचकर लुओ जिरो को चिंता और दिल टूटने दोनों का एहसास हुआ। उसका दिल असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। जहां तक सी चेन की बात है, वह स्वाभाविक रूप से इन सब बातों के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे अपनी ऊर्जा को यथासंभव साधना पर केंद्रित करने की आवश्यकता थी। तभी वह जल्द से जल्द डोंगक्सू क्षेत्र तक पहुंच सकता था और लाल सुनहरे फीनिक्स पंथ को सक्रिय करने की योग्यता प्राप्त कर सकता था। साथ ही सी चेन को यह जानने की भी उत्सुकता थी कि वह कितने ग्रोटो हेवन खोल सकता है। ये लुओ जिरो से कम तो नहीं होने चाहिए, है ना? इस तरह सी चेन और लुओ जिरो दोनों के अपने अपने विचार थे और विभिन्न कारणों से किसी ने भी दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। सी चेन बस वहीं बैठकर साधना कर रहा था, जबकि लुओ जिरो उसके बगल में बैठकर बेतहाशा कल्पनाएं कर रहा था। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि लड़कियों में वास्तव में अत्यधिक सोचने और खुद को समझाने की ऐसी प्रतिभा होती है जिसकी बराबरी पुरुष नहीं कर सकते। अगले दिनों में लुओ जिरो को समय पर खाना खिलाने, उसकी मालिश करने और उसे कहानियां सुनाने के अलावा सी चेन ने अपना सारा समय साधना में बिताया। हालांकि सी चेन हर दिन जो करता था उसमें पहले से कोई बदलाव नहीं आया था और वह लुओ जिरो के साथ हमेशा बहुत ही सौम्य व्यवहार करता था। लेकिन किसी कारणवश लुओ जिरो को हमेशा लगता था कि सी चेन पहले से कुछ अलग हो गई है। राज्य की खोज में उसका जुनून कुछ हद तक उन्मादपूर्ण हो गया था और यहाँ तक कि वह हर दिन उसके साथ जो समय बिताता था वह भी बहुत कम हो गया था। अब तो वह उसे गोद में लेकर सो भी नहीं पाता था। लुओ जिरो के दिल में चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। काश समय वापस उस दौर में लौट आता जब उसकी और सी चेन की शादी हुई थी, जब सी चेन ने अपनी साधना शुरू ही की थी। बुरे आदमी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और समय नहीं बिता सकते? ये वाक्य लुओ जिरो के मन में हर दिन सबसे ज्यादा दोहराया जाता था और इस दौरान उसकी सबसे बड़ी इच्छा भी यही थी। दुर्भाग्यवश सी चेन उसकी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सका और उसने अपनी साधना जारी रखने की गति को नहीं रोका। 1 महीने से अधिक समय तक कठिन साधना करने के बाद सी चेन की स्वर्ग विरोधी शक्ति के साथ मिलकर योग्यता जो पहले से ही 500 के करीब थी, अंततः आज सी चेन ने आदिम आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। इस समय तक सी चेन को स्पष्ट रूप से यह एहसास हो चुका था कि उसकी साधना के स्तर में और अधिक प्रगति करना पहले से ही मुश्किल हो चुका था। एक कदम और आगे बढ़ने के लिए उसे ग्रोटो हेवन खोलने पर निर्भर रहना होगा, जैसा कि एल्डर मू और एल्डर लियू ने पहले उल्लेख किया था। सी चेन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी निगाहें अपने सिस्टम पैनल पर टिकी हुई थीं। मेजबान सी चेन, साधना आदिम आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर, खुली गुफा स्वर्ग 0, शरीर के तापमान का स्तर 230, योग्यता 479, आकर्षण 60, भाग्य 100, उपलब्ध अंक 458,600, 4,50,000 अंक। अभी भी 3 लाख से अधिक अंक कम है। कल चौथे और 7वें एल्डर के स्थानों पर जाने का समय हो जाएगा। सी चेन खड़ा हुआ और लुओ जिरो के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वह कुछ नहीं बोला, बस उसे इसी तरह कसकर पकड़े रहा, अपना चेहरा लुओ जिरो की गर्दन के मोड़ में गहराई से छिपाए रखा। लुओ जिरो ने लालच से सी चेन के आलिंगन को महसूस किया। उसे इस तरह से गले लगाए हुए काफी समय हो गया था। उसे महसूस हुआ कि सी चेन के क्षेत्र में एक बार फिर जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन इन सब के बदले में उसे उसके साथ बिताया हुआ समय मिला। हालांकि लुओ जिरो सी चेन को धीरे धीरे मजबूत होने से रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि वह अपनी सारी ऊर्जा साधना में खर्च कर दे। कम से कम उसके साथ समय बिताने के लिए कुछ खाली समय तो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसी क्षण सी चेन की धीमी फुसफुसाहट लुओ जिरो के कान में सुनाई दी। पत्नी, मुझे कल चौथे और 7वें गुरु के स्थान पर जाना है। अध्याय 44, शियुन, सी चेन यहाँ है, आओ और खिलो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वैसे भी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे बदमाश, तुम्हें हर रात समय पर वापस आना होगा। साधना के चक्कर में तुम अपनी पत्नी को नहीं भूल सकते, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाएगी। लुओ जिरो ने अब सी चेन को पहले की तरह नहीं रोका। इस दौरान जहां सी चेन प्रतिदिन साधना करने में लीन थी, वहीं लुओ जिरो ने कई बातों पर विचार किया था और उसकी मनस्थिति में कुछ बदलाव आए थे। ठीक उसी तरह जैसे एक लड़की जो हर दिन केवल मनमानी करना जानती थी, अपने पति के लिए चीजों की कठिनाई को महसूस करने के बाद उसे बहुत डर लगने लगा कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वह अचानक सदाचारी हो गई। हालांकि सी चेन को शियावान और गुवान शियुन के साथ अभ्यास करने के लिए जाने देना लुओ जिरो को असहज महसूस करा रहा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह अपरिहार्य था। खैर, वह तो सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े मामलों के बारे में ही पूछेगा और कुछ नहीं करेगा।
उसे और कुछ नहीं करना चाहिए, है ना? वह बिल्कुल नहीं करेगा। अंततः कई दौर के अथक आत्मविचारण के बाद लुओ जीरो ने अपने दिल में मौजूद विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। सी चेन की बाहों में लेटे हुए और उनकी कोमल आवाज में कहानियां सुनते हुए लुओ जीरो को धीरे धीरे थोड़ी नींद आने लगी। नींद की अवस्था में लुओ जीरो के कुछ सच्चे विचार अनजाने में ही प्रकट हो गए। बुरे इंसान, फिर भी तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए, है ना? भले ही मेरे पास आपको जवाब देने का कोई तरीका न हो, लेकिन मैंने आपको छेड़छाड़ करने से नहीं रोका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या करते हैं। लुओ जीरो जानती थी कि सी चेन बहुत असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दरअसल वह खुद बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी थी और उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि सी चेन उसे छोड़कर चला जाएगा। खासकर इसलिए क्योंकि सी चेन अब अपनी साधना शक्ति बढ़ाने के लिए इतना जुनूनी हो गया था कि वह लुओ जीरो के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था, जिससे लुओ जीरो और भी ज्यादा सोचने लगी। अगले दिन जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे उजाला होने लगा, सी चेन ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। इसी समय दरवाजे पर इंतजार कर रहे एल्दमू धीरे धीरे आगे बढ़े। युवक स्वामी, मैं आपको 2 बुजुर्गों के पास ले चलता हूँ। मैन इन ब्लैक द्वारा किए गए अंतिम हत्या के प्रयास के बाद दोनों पंथ नेता रक्षकों को अत्यधिक सतर्क कहा जा सकता है। उन्हें इस बात का पक्का पता नहीं था कि व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में अभी भी कोई चोर मौजूद है या नहीं, इसलिए उन्हें हर चीज को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ता था। इस बार सी चेन के साथ गुवान शियुन और शियावान के घर जाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। एल्दमू की बात सुनकर सी चेन ने सिर हिलाया। मैं आपको परेशान करूंगा एल्दमू। छोटे मालिक बहुत ही विनम्र हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सी चेन सीधे हवा में उछल गया और एल्दमू के पीछे पीछे तेजी से व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के पूर्व की ओर बढ़ गया। कमरे में लुओ जीरो सफेद जैड के पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। हालांकि सी चेन ने अभी अभी उसे खाना खिलाया था और उसकी मालिश की थी, और भले ही सी चेन केवल गुवान शियुन और शियावान के घर साधना के बारे में पूछने जा रही थी, फिर भी लुओ जीरो को अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। वह चला गया है। हमारी शादी को इतना लंबा समय हो गया है और यह पहली बार है जब उसने मुझे छोड़ा है। वह शियावान और शियुन क्या करेंगे? उन्हें तो बस शुद्ध साधना ही करनी चाहिए, है ना? खेती बाड़ी में हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितना परेशान करने वाला है। उसे साधना सिखाने वाला मैं क्यों नहीं हूँ? व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के ऊपर हवा में उड़ते हुए सी चेन को अचानक ऐसा लगा जैसे एक जीवन काल बीत गया हो। पिछली बार जब वह इस तरह व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के ऊपर से उड़ा था, तब उसे 2 कल्ट लीडर प्रोटेक्टर की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा हवा में ऊपर उठाए रखा गया था। उस समय वह बिना किसी साधना स्तर के एक साधारण व्यक्ति मात्र था। उसके बाद के 3 महीनों में सी चेन ने जिन चीजों का अनुभव किया वे लगभग अविश्वसनीय थी, और वह जिनके बारे में भी किसी को बताता उन्हें यकीन नहीं होता। सबसे पहले वह पंथ नेता का पति बन गया और उसकी साधना का स्तर 0 से बढ़कर आदिम आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। सी चेन और एल्दमू के काफी दूर तक उड़ने से पहले ही उनके सामने एक हरा भरा पर्वत शिखर दिखाई दिया। व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के अन्य 7 मुख्य शिखरों से बिल्कुल अलग उनके सामने स्थित पर्वत शिखर पर आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं अधिक सौम्य प्रतीत होती थी। इस समय आगे चल रहे एल्दमू ने कहा, युवा स्वामी, यह मेडिसिन सोल पीक है जहां 7वीं एल्डर निवास करती हैं। आप उनसे सबसे अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए आइए पहले यहीं चलें। मैं मेडिसिन सोल पीक के बाहर इंतजार करूंगा और युवा गुरुजी की साधना पूरी होने के बाद हम साथ में राक्षस पीक लौटेंगे। मैं आपको परेशान करूंगा एल्दमू। एल्दमू को दोबारा धन्यवाद देने के बाद सी चेन सीधे सामने स्थित पर्वत शिखर की ओर उड़ गया। जैसे ही सी चेन ने मेडिसिन सोल पीक की सीमा में कदम रखा, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सी चेन, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या तुम सचमुच मेडिसिन सोल पीक पर आए हो? शियावान की अलौकिक आवाज सुनकर सी चेन ने असहाय मुस्कान के साथ कहा, 7वें एल्डर, बहुत दिनों बाद मिले। जल्दी अंदर आओ। जब वह बोल रही थी तभी सी चेन ने देखा कि हरे रंग की पोशाक पहने एक आकृति मुख्य हॉल के सामने प्रकट हुई और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सी चेन ने अब और संकोच नहीं किया और सीधे उसकी ओर उड़ गया। पास आकर सी चेन ने जियावान के सामने हाथ जोड़कर कहा, 7वें एल्डर। इस समय जियावान लगातार सी चेन को सिर से पैर तक घूर रही थी और फिर उसने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको किसी और इलाज की जरूरत है? मैं कहता हूँ, क्या ये कुछ ज्यादा ही बार नहीं हो रहा है? भले ही पंथ का नेता खुद को रोक न पाए, लेकिन आप इतने बेलगाम नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सी चेन को साफ तौर पर महसूस हुआ कि उसके माथे पर सेम के आकार की पसीने की एक बूंद भर आई है। खांसी खांसी। सी चेन ने जल्दी से सूखी खांसी की। 7वें एल्डर, आपने गलत समझा है। मैं इलाज के लिए नहीं आया था। ओह, जियावान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैं यही कहने वाली थी कि मेरे संपूर्ण रक्त पुनर्भरण और यान सुदृढ़ीकरण सूप का असर महज आपके द्वारा इसे कुछ बार इस्तेमाल करने से खत्म नहीं हो सकता। रुको, यहीं रुक जाओ। सी चेन ने शियावान की बात को जल्दी से रोकते हुए दृढ़ता से कहा, 7वें एल्डर, मैं वास्तव में इस बार साधना के लिए आया हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। जियावान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या साधना संबंधी समस्या है? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप एल्दमू और एल्डरलियू से नहीं पूछ सकते? हे भगवान, आदिम आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जियावान तुरंत सी चेन के सामने प्रकट हो गई और अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए अपना सिर हिलाने लगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शियावान की हरकतें देखकर सी चेन ने प्रश्न चिन्हों से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। 7वें एल्डर, क्या कोई समस्या है? अजीबोगरीब, तुम सचमुच एक अजीबोगरीब इंसान हो। शियावान ने सी चेन की ओर देखते हुए कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में तुम्हारे जैसा अजीब इंसान कभी नहीं देखा। मैं इसे एक तारीफ के तौर पर ही लूंगा। सी चेन ने बेबसी से कहा। शियावान ने आगे कहा, तो आप गुफा स्वर्ग खोलने के मामले में आए हैं? ये देखकर कि शियावान ने अपना उद्देश्य बता दिया है, सी चेन ने सीधे सिर हिलाया। 7वें एल्डर, मैं इस बारे में आपसे परामर्श करने आया हूँ। तो आप बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आए हैं। शियावान ने हाथ बढ़ाकर सी चेन के कंधे पर जोर से थपथपाया। उसने ऊपर देखा और गर्व से कहा, जब गुफा स्वर्ग खोलने की बात आती है तो अगर मैं जियावान श्वेत पंथ दिव्य पंथ में दूसरे स्थान पर होने का दावा करती हूँ तो केवल एक ही व्यक्ति पहले स्थान पर होने का दावा करने का साहस करेगा। चिंता मत करो, मेरे मार्गदर्शन से तुम कम से कम 25 या उससे अधिक गुफा स्वर्ग खोल लोगे। उनकी बात सुनकर सी चेन की आंखें चमक उठी। तो 7वें एल्डर को बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। इतना कहने के बाद जियावान मुड़ी और अपने पीछे वाले हॉल की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने एक हरा ट्रांसमिशन जेड निकाला। शियुन, सी चेन मेडिसिन सोल पीक पर आ गया है, आओ और खेलो। सी चेन, अध्याय 45, पपीते की औषधीय गोली, केवल एक गोली से ही प्रभावी। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि वह कोई साधारण सहायक शिष्य नहीं था। वह वाकई असाधारण है, उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उसमें सामान्य लोगों से कुछ अलग है, जैसे उसकी शारीरिक क्षमता या कुछ और? मुझे कैसे पता चलेगा? आपको तो पंथ के नेता से ही पूछना होगा। अरे अरे अरे, मैं अभी भी यही हूँ, क्या तुम दोनों इतनी जोर से इस बारे में बात नहीं कर सकते?
सी चेन ने जियावान और गुवान शियुन को अपने सामने फुसफुसाते हुए देखा और उसे अपने कनपटी में झुंझुनी महसूस हुई। हालांकि सी चेन ने जियावान के बेफिक्र व्यक्तित्व को लंबे समय से देखा था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से फिर से अनुभव करने पर भी वह बेहद असहाय महसूस कर रहा था। सी चेन को तो ये भी लगा कि जियावान ने गुवान शियुन को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वह उसके बारे में गपशप कर सके। और फिर गुवान शियुन थे जिनके चेहरे पर आमतौर पर पासमताओ वाला भाव रहता था, लेकिन जब उसका जियावान से रिश्ता बना तो उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया। सी चेन की बातें सुनकर जियावान ने जल्दी से अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा, मैंने चौथे एल्डर को आपको बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सी चेन की जल्दबाजी को भांपते हुए जियावान ने अन्य विषयों पर चर्चा करना बंद कर दिया और उसका चेहरा काफी गंभीर हो गया। उसने सी चेन की ओर देखा और पूछा, दोनों रक्षकों ने तुम्हें गुफा स्वर्ग खोलने से संबंधित सब कुछ बता दिया होगा, है ना? सी चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, एल्डर मू और एल्डर लियू मुझे पहले ही बता चुके हैं। अच्छी बात है, शियावान ने आगे कहा, दरअसल एक गुफा स्वर्ग खोलना स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को अपने कब्जे में लेने के बराबर है, जो स्वयं को पुनःपूर्ति करने के लिए बाहरी सार को सीधे अवशोषित करता है। आप कितने प्रश्न पत्र खोल सकते हैं और इसमें कितना समय लगता है, ये काफी हद तक आपकी योग्यता और समझने की क्षमता से संबंधित है। मेरा अनुमान है कि आपकी असाधारण प्रतिभा के साथ पंथ के नेता के 32 गुफा स्वर्गों की बराबरी करने की बहुत अधिक संभावना है। तब तक शियुन और मैं शायद आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। दो रक्षकों के माध्यम से सी चेन को श्वेत पंथ दिव्य पंथ के साथ वरिष्ठों के अनुमानित क्षेत्र के बारे में पता चला था। ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों डोंगक्सु क्षेत्र में थे। अंतिम चरण में ग्रैंड एल्डर गुफा शून्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर सबसे शक्तिशाली होता है। अन्य वरिष्ठ विद्वान मध्य चरण और प्रारंभिक चरण के बीच डोंगक्सु क्षेत्र के तीसरे से छठे स्तर के आसपास वितरित थे। क्योंकि शियावान और गुवान शियुन साधना पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपना दिन औषधि, विष और यांत्रिक संरचनाओं के प्रति आसक्त रहने में बिताते थे, उनकी साधना का स्तर अपेक्षाकृत सबसे कम था, लेकिन फिर भी वे डोंगक्सु क्षेत्र के लगभग तीसरे स्तर पर थे। यदि सी चेन वास्तव में 32 गुफा स्वर्ग खोलने के बाद डोंगक्सु क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, तो उसकी युद्ध शक्ति संभवतः जियावान और गुवान शियुन के बराबर होगी। जब सी चेन सोच रही थी, तभी जियावान के आसपास की आभा बदल गई। धप 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 भयानक गूंज के बीच सुनहरी रोशनी से जगमगाते गुफा स्वर्ग के प्रेत जियावान के चारों ओर और उसके सिर के ऊपर प्रकट हुए, जो लगातार सार तत्व को ग्रहण कर रहे थे और बाहर निकाल रहे थे। इन 30 गुफा स्वर्गों के सुनहरे प्रकाश के नीचे जियावान एक देवी की तरह दुनिया में उतरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग था। सी चेन, ये वो गुफा स्वर्ग है जिन्हें मैंने खोला है। ये डोंगक्सु क्षेत्र में मेरी उन्नति की कुंजी भी है। अपने मन को शांत करें और गुफा स्वर्ग के स्थान को महसूस करें। सी चेन प्रार्थना की चटाई पर पालथी मारकर बैठ गए, अपना सारा ध्यान एकाग्र किया और तुरंत उस ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश कर गए जहां वे महान दाव के साथ प्रतिध्वनित हो गए। चूंकि सी चेन की योग्यता 400 से ऊपर पहुंच गई थी, इसलिए वह लगभग हर बार साधना करते समय बिना किसी बाधा के इस अवस्था में प्रवेश कर सकता था। इस अवस्था में वह असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता था, चाहे वह अपनी साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा हो या ज्ञान प्राप्त कर रहा हो। उनके लिए ये लगभग एक अत्यंत सामान्य घटना बन चुकी थी। हालांकि जो बात सी चेन के लिए बेहद सामान्य थी, वह दूसरों की नजरों में वैसी नहीं थी। क्या वह हमेशा इसी तरह साधना करता है? मेरी साधना से ये थोड़ा अलग क्यों लगता है? शियावान और गुवान शियुन सी चेन के सामने खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता और अगले ही पल ज्ञानोदय की अवस्था में प्रवेश कर जाता। इसके अलावा संतों में ही पाई जाने वाली वह दावलय क्या थी? हालांकि शियावान और गुवान शियुन पहले से ही जानती थी कि सी चेन एक विलक्षण व्यक्ति है, फिर भी जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया तो वे अवाक रह गईं। गुवान शियुन की जटिल निगाहों का सामना करते हुए जियावान केवल वही शब्द दोहरा सकी जो उसने पहले उसे कहे थे। शायद वह कोई साधारण शिष्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ देर और सी चेन को देखने के बाद जियावान और गुवान शियुन ने नजरें फेर लीं। उन दोनों को ग्रोटो हेवन खोलने का अनुभव था, इसलिए वे जानते थे कि इसमें कितना समय लगेगा। यहाँ खड़े होकर देखने का कोई मतलब नहीं था। वे चाहे तो अपना काम कर सकते थे और तब वापस आ सकते थे जब सी चेन अपना पहला गुफा स्वर्ग खोलेगा। शियुन, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। जियावान के चंचल चेहरे को देखकर गुवान शियुन ने उलझन में पूछा, क्या बात है? मैंने इस पर लंबे समय तक शोध किया और इसे परिष्कृत करने के लिए अनगिनत दिव्य संसाधनों का उपयोग किया। बोलते बोलते जियावान ने अपनी छाती से एक सुंदर जैब की बोतल निकाली और सीधे गुवान शियुन को सौंप दी। गुवान शियुन ने पहले असमंजस भरी नजरों से जियावान को देखा, फिर बोतल खोली और उसे सूंघा। अगले ही पल गुवान शियुन ने अजीब भाव से जियावान की ओर देखा। इस चीज से पपीते जैसी गंध क्यों आ रही है? कैसा रहेगा, एक लेना चाहोगे? शियावान ने गुवान शियुन से बड़े गर्व से कहा, बस एक गोली ही काफी है, तुम रातों रात एक साइज बढ़ जाओगी। रहने भी दो। गुवान शियुन ने जियावान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बोतल वापस उसकी ओर फेंक दी। गुवान शियुन ने सीना फुलाते हुए कहा, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी कार्रवाई, फिर भी इतना बड़ा नुकसान। गुवान शियुन को सिर ऊंचा करके और सीना तानकर अपने पास से गुजरते देख जियावान का चेहरा उतर गया। आप इस तरह लोगों को धमका कैसे सकते हैं? अगर आप इसे नहीं खाएंगे तो मत खाए, लेकिन मानसिक हमला क्यों? शियावान के उदास चेहरे को देखकर गुवान शियुन के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। कौन? जियावान ने उलझन में गुवान शियुन की ओर देखा। गुवान शियुन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सी चेन की ओर इशारा किया, जो ज्ञानोदय की अवस्था में था। शियावान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाए, सी चेन, आ! गुवान शियुन ने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से जियावान के सिर पर जोर से मारा। क्या सी चेन नहीं? तो फिर अचानक शियावान की आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य से गुवान शियुन की ओर देखा। गुवान शियुन ने उसकी निगाहें बचाते हुए फुसफुसाकर कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। शियावान ने फुसफुसाते हुए कहा, पंथ का मुखिया शायद इसे नहीं खाएगा, है ना? कौन जाने? गुवान शियुन ने जवाब दिया, वह इसे खाएगी या नहीं, ये पंथ के नेता का मामला है। आप इसे देंगे या नहीं, यह आपका मामला है। जियावान ने सिर हिलाया, बात समझ में आती है। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं, मेरे साथ आओ। इतना कहकर जियावान ने गुवान शियुन को हॉल के भीतरी हिस्से की ओर खींच लिया। जब तक वे वापस लौटे, बाहर अंधेरा हो चुका था। असल में उन्होंने योजना बनाई थी कि जैसे ही सी चेन द्वारा अपने पहले गुफा स्वर्ग के उद्घाटन की हलचल उन तक पहुंचेगी, वे तुरंत वापस लौट आएंगे। लेकिन उन्होंने सारा दिन इंतजार किया और उन्हें कोई खबर नहीं मिली। अंधेरा होने लगा था, इसलिए दोनों ने स्थिति का जायजा लेने की तैयारी की। अध्याय 46 असाधारण रूप से शक्तिशाली। सिर्फ धमकी, कोई दम नहीं। दोनों महिलाएं विशाल हॉल में अभी भी गहन चिंतन में डूबे सी चेन को घूरती रहीं और उन्होंने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। शुरुआती कुछ गुफा स्वर्गों को खोलना आसान माना जाता था। उस समय हम में से प्रत्येक ने अपना पहला स्वर्ग आधे दिन में ही बना लिया था।
उसकी तरफ से जरा सी भी हलचल क्यों नहीं हुई? स्वर्ग जैसी गुफा का एक आभास भी नहीं। गुवान शियून हिचकिचाए, शायद किसी के मार्गदर्शन के बिना ही उसकी प्रगति धीमी हो रही है। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे उन्हें महसूस हुआ किसी चेन के चारों ओर मौजूद दाव चिन्ह धीरे धीरे मिट रहे हैं। साधना में लीन रहे सी चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने ज्ञानोदय से जागृत होकर उसने सबसे पहले बाहर आकाश की ओर देखा, फिर अपने सामने जियावान और गुवान शियून को देखा। बुजुर्ग, क्या हुआ? सी चेन, जियावान ने गंभीरता से कहा। धीमे चलना ठीक है, किसी आदमी को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सी चेन अचंभित होकर देखता रहा। सातवें एल्डर, आप क्या कह रहे हैं? आपकी गुफा स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। शियावान ने आंखें घुमाई। धीरे धीरे करना बेहतर है, हर कोई एक दिन में अपना पहला गुफा स्वर्ग नहीं बना लेता। कल फिर कोशिश करना। सी चेन हिचकिचाया, तो पहले दिन एक खोलना ही पास होने के बराबर है। खैर, जियावान ने सोचा, यह कोई मापदंड नहीं है, अगर आप आज इसे हासिल नहीं कर पाते हैं तो चिंता मत करो। नहीं नहीं, सी चेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर आपका मतलब क्या है? सी चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, पल भर में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। मनमनाहट, बूम बूम बूम, उसके चारों ओर की दरारों से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, अंतरिक्ष में लहरें उठने लगी और हर तरफ पूर्ण रूप से निर्मित गुफा स्वर्ग प्रकट होने लगे। कुछ ही क्षणों में 13 प्रेत उसके चारों ओर मंडराने लगे। उसी समय उनकी आवाज शांत भाव से उनके कानों तक पहुंची। मेरा मतलब था, मैंने एक ही दिन में 13 दुकानें खोली, इससे मैं किस स्तर पर आता हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण जियावान और गुवान शियून के मन में एक ही विचार कौंधा। अजीबोगरीब लोगों को कभी भी सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं आंका जा सकता। हमें चिंता थी कि आपने एक भी नहीं खोला होगा, लेकिन आपने 13 निकाल लिए। हमारे मनोबल को पूरी तरह से कुचलने का बढ़िया तरीका। काफी देर की चुप्पी के बाद गुवान शियून ने किसी तरह कहा, बुरा नहीं है, अभी और सुधार की गुंजाइश है। सीचेन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद बड़े साहब, कभी कोई परेशानी नहीं। उसने तुरंत विदा ली। वह ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता था, उसे अभी भी लुओ जीरो की मालिश करनी थी और रोजाना उससे मिलने जाना था। जैसे ही उसकी आकृति गायब हुई, जियावान आखिरकार अपने होश में आ गई। उसने गुवान शियून की ओर मुड़कर धीरे से कहा, अब मुझे ये कहावत समझ में आ गई है कि एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह और संप्रदाय की गुरु शादीशुदा है, वह तो उससे भी ज्यादा राक्षस है। आमतौर पर गुवान शियून जियावान के बेतुके विचारों पर कोई राय देने से बचते थे। इस बार उसने जोर देकर सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राक्षस शिखर पर संप्रदाय प्रमुख के कक्ष में लुओ जीरो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी सारी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसने पूरे दिन उसी मुद्रा में रहना इसलिए चुना था कि उसके लौटते ही वह उसे महसूस कर सके। वो बदमाश अभी तक वापस क्यों नहीं आया? पूरा दिन बीत गया, क्या वह दूर रह रहा है? क्या वह जियावान और शियून के साथ रहना पसंद कर रहा है? इस विचार से उसके मन में एक धुंधली सी छवि उभर आई, जिसमें वह 2 सुंदरियों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। ऐसी महिलाएं जो उसकी बात सुन सकती थी, उससे बात कर सकती थी, उसे सब कुछ दे सकती थी। उसे डर था कि एक बार जब वह उस बेहतर जीवन का स्वाद चख लेगा तो वह उससे प्यार करना बंद कर देगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बुरे आदमी, जल्दी लौट आओ, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। रुको, गुफा स्वर्ग खोलना गंभीर बात है, वह अभी भी साधना कर रहा होगा, इसीलिए उसे देर हो रही है। हाँ, यही बात है। वह शियावान और शियून के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। चरमराहट। जब वह घबराकर खुद को दिलासा दे रही थी, तभी अचानक दरवाजा खुल गया। एक आकृति सीधे उसकी ओर दौड़ी। मजबूत बाहों ने उसे उठा लिया। जानी पहचानी मर्दाना खुशबू उसकी नाक में भर गई। उसने राहत की सांस छोड़ी। वह वापस आ गया है, वह सचमुच वापस आ गया है, भगवान का शुक्र है। सीचेन ने अपनी बाहों में मौजूद कोमल चेहरे को देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराया। उसने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, पत्नी, क्या एक दिन अलग रहने के बाद तुम्हें अपने पति की याद आई? उसके प्रति आसक्ति के कारण उसका हृदय आनंद से भर उठा, फिर भी उसने नखरे दिखाए। तो आपको घर का रास्ता याद है? मुझे तुम्हारी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। तुम्हें इतनी देर से आने के लिए किसने कहा था? अब तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। क्या मैं अपनी पत्नी को चुंबन दूं? नहीं, हम धीमे चलो बदमाश, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खुशी से मदहोश होकर वह पिघलने ही वाली थी कि आखिरकार उसने उसकी टुड्डी छोड़ दी। जब मैं हिलडुल नहीं सकता तब तुम मुझे तंग करते हो, कितने बुरे हो। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब वह शियावान के घर से निकला तब तक काफी रात हो चुकी थी। जीरो को भूखा न रहने देने के लिए वह जल्दी से राक्षस शिखर की ओर लौट गया। लंबे चुंबन के बाद उसने उसे गोद में उठाया और उसे खाना खिलाया। उन्होंने धीमी आवाज में दिन भर की घटनाओं का वर्णन किया। पत्नी, मैंने आज तेरा गुफा स्वर्ग खोल दिए, क्या मैं अद्भुत नहीं हूँ? वाकई अद्भुत, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरकार मैंने तुम्हें सिखाया तो नहीं, लेकिन अगर आज रात सोते समय तुम मुझे गले लगाओगे तो मैं मान लूंगी कि तुम कमाल के हो। अध्याय 47। मुझे युवा स्वामी के लिए वास्तव में बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं। लुओ जीरो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे बेहद अस्वस्थ महसूस हो रहा था। उसने सोचा था कि पूरे दिन अलग रहने के बाद जब सीचेन दिन भर साधना कर रहा था, वह आखिरकार रात को घर आएगा और सोते समय उसे गले लगाएगा। लेकिन सीचेन लकड़ी के एक टुकड़े की तरह था, यह विचार उसके मन में कभी आया ही नहीं। उसकी मालिश करने के बाद वह सीधे अपने चबूतरे पर वापस चला गया और नए गुफा स्वर्ग को खोलना जारी रखा। उसने मुश्किल से एक शब्द भी कहा, मैंने पूरे दिन इंतजार किया और जब तुम आखिरकार वापस आए तो फिर से जल्दी से चले गए। तुम बिल्कुल ही घटिया हो। अगली सुबह सीचेन भोर होते ही मेडिसिन सोल पीक के लिए रवाना हो गया। उन्हें स्पष्ट रूप से यह एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे उनके द्वारा खोले गए गुफा स्वर्गों की संख्या बढ़ती जा रही थी, कठिनाई कई गुना बढ़ रही थी। 2 रक्षकों से उसने सीखा था कि जब वे आदिम आत्मा लोक में थे तब उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। उन्होंने कई गुफा स्वर्ग खोले जिनसे वे संतुष्ट थे और सफलतापूर्वक डोंबिक्सु क्षेत्र में प्रवेश कर गए। सीचेन इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। मैन इन ब्लैक द्वारा किए गए आखिरी हमले से यह स्पष्ट हो गया था, केवल 2 रक्षकों पर निर्भर रहकर वह अकेले नहीं टिक सकता था। अपने भले के लिए और लुओ जीरो के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे हर मिनट का भरपूर उपयोग करना था। दिन के अंत तक उसने 4 और गुफा स्वर्ग खोल दिए थे। जब रात हुई तो उसने जियावान और गुवान शियून से विदा ली। राक्षस शिखर पर वापस आकर उसने लुओ जीरो को भोजन कराया और उसके शरीर की मालिश की। हर दिन व्यस्त रहता था, हर घंटा तंग रहता था, फिर भी उन्होंने लुओ जीरो से कभी शिकायत नहीं की। हालांकि उसने 2 महीने से अधिक समय से अपनी आंखें बंद नहीं की थी, फिर भी उसने कभी भी नकारात्मकता का कोई अंश उस तक नहीं पहुंचने दिया। वह हमेशा की तरह ही विनम्र थे। अब वह उसके साथ जो समय बिताता था वह संक्षिप्त होता था और कहानियां सुनाते समय भी उसका मन अक्सर भटक जाता था। दिन बीतते गए, केव हेवन की संख्या लगातार बढ़ती रही। जब उसकी गति 27 तक पहुंची तो वह रेंगने जैसी धीमी हो गई थी।
पूरा दिन सुबह से शाम तक बिताने के बाद भी वह केवल एक ही खोल सका, और उसने जो 2 महीने की समय सीमा तय की थी उसमें से अभी भी 2 सप्ताह बाकी थे। अब उनके अंकों की संख्या 678 हो गई थी। उन्हें अभी भी 130,000 की जरूरत थी। उस शाम साधना करने के बाद सीचेन एल्दमू के साथ राक्षस शिखर पर लौट आया। वहां उन्होंने एक परिचित आकृति देखी, कियू बोक्वान। इस बार वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक लंबी आकर्षक महिला खड़ी थी। सीचेन ने भौहें चढ़ाईं और एल्दमू के साथ कमरे की ओर चल दिया। सीचेन को देखते ही कियू बोक्वान जोर से हंस पड़ा। युवा स्वामी, बहुत दिनों बाद मिले। सीचेन ने सिर हिलाया। महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं तो संप्रदाय के गुरु से मिलने आया हूँ। बिल्कुल। जिस क्षण से सीचेन प्रकट हुआ, कियू बोक्वान की निगाहें उससे हटी ही नहीं। जब उसने सीचेन के 9वें स्तर के आदिम आत्मा क्षेत्र की साधना को महसूस किया तो उसकी आंखों से लालच लगभग छलक उठा। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद वे कमरे में दाखिल हुए। सीचेन और कियू बोक्वान ने उस बिस्तर की ओर देखा जहां लुओ जीरो लेटी हुई थी। संप्रदाय के गुरु के चेहरे की रंगत दिन प्रतिदिन सुधर रही है। सपाट स्वर में सीचेन ने उत्तर दिया, आपकी निरंतर चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मेरी याददाश्त तो देखो, मैं किसी का परिचय कराना ही भूल गया। कियू बोक्वान लुओ जीरो से वापस सीचेन की ओर मुड़ गया। महिला का हाथ पकड़कर उसने कहा, युवा गुरुजी, ये वही शिष्या है जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था, शी याओ। उसने लंबे समय से आपके बारे में कहानियां सुनी हैं और मुझसे आपसे मिलवाने के लिए विनती की है। याओ जल्दी करो और युवा स्वामी को प्रणाम करो। उसके शब्द मंद पड़ते ही जियाओ की चमकीली आंखें एक शालीनतापूर्ण अभिवादन में झुक गईं। प्रणाम युवा स्वामी। उद्धरण चिन्ह। उसने शरीर से चिपकी हुई काली गाउन पहनी थी, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। हल्के मेकअप ने उसके आकर्षक चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। फिर भी सीचेन के चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने बस हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया और तुरंत ही विनम्रतापूर्वक के कहकर बात समाप्त कर दी गई। ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय प्रमुख की स्थिति स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी भी शांति की आवश्यकता है। बेशक मुझे पता है, कियू बोक्वान ने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, मैं याओ को सिर्फ परिचय कराने के लिए लाया था। अब जब ये हो गया है तो हमें चलना चाहिए। तथापि जैसे ही सीचेन सोचने लगा कि उसे और क्या चाहिए, कियू बोक्वान ने आगे कहा, युवक स्वामी, 1 महीने पहले ही संप्रदाय प्रमुख का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वह अभी तक क्यों नहीं जागी है? स्वाभाविक रूप से सीचेन का स्पष्टीकरण देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बस शांत भाव से पूछा, क्या ग्रैंड एल्डर के पास कोई सलाह है? हे, बस एक बूढ़े आदमी के विचार। कियू बोक्वान ने सीचेन की आंखों में देखा और बनावटी चिंता जताते हुए कहा, मुझे बस यही डर है कि चाहे उसका चेहरा कितना भी गुलाबी क्यों न हो जाए, वह शायद कभी जाग ना पाए, और तब तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। युवा स्वामी, आपकी योग्यता को देखते हुए कुछ ही महीनों में आदिम आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने की क्षमता के साथ आप कहीं भी चमकेंगे, लेकिन अब आप उसके बिस्तर के पास ही फंसे हुए हैं, वहां से जा नहीं सकते और आपको भावनात्मक रूप से कोई प्रतिफल भी नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर कोई और होता तो उसे जीवित मृतकों की रखवाली करने का ये जीवन असहनीय लगता। उनका लहजा अनौपचारिक था, मानो वे मौसम के बारे में बातचीत कर रहे हों, लेकिन कमरे में मौजूद हर कोई जानता था कि उस लापरवाह आवाज से उसने अभी अभी कला के सबसे जहरीले बीज बो दिए थे। सीचेन ने कोई खंडन नहीं किया, उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंड एल्डर, इसकी चिंता मत करो, हम पुरुषों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मुझे सचमुच तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। कियू बोक्वान ने आगे कहा, मैं अब याओ को यिंगुई शिखर पर वापस ले जाऊंगा। उसे देखो, वो स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ और अधिक समय बिताना चाहती है, लेकिन रात हो चुकी है, अब आपको खेती पर ध्यान देना चाहिए। कल जब आप यिंगुई पीक पर जाएंगे तो आप दोनों जी भर के बातें कर सकते हैं। जब वह बोल रहा था तो जियाओ की आंखों में शर्मिंदगी भरी उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने सीचेन से धीरे से कहा, युवक स्वामी, यह विनम्र लड़की अब विदा लेती है। सीचेन मुस्कुराया और कियू बोक्वान को सिर हिलाकर अभिवादन किया। महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा। हाँ, कियू बोक्वान की खुशी लगभग बेकाबू हो गई थी। तब ये बूढ़ा व्यक्ति यिंगुई शिखर पर आपके आगमन की प्रतीक्षा करेगा। इतना कहकर वह शियाओ को अपने साथ ले गया। कमरे में केवल सीचेन और लुओ जीरो ही रह गए। सीचेन ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, उसकी आंखों में जरा भी रुचि नहीं दिखी। कियू बोक्वान की तुच्छ उकसावों पर उसके मन में केवल एक ही विचार था, तुम कुछ नहीं समझते। क्या मुझे अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर किसी बदबूदार बूढ़े आदमी के बगल में जाकर चेक इन करना चाहिए? हालांकि कियू बोक्वान का दर्जा व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट के संप्रदाय प्रमुख लुओ जीरो से बहुत कम नहीं था, लेकिन चेक इन प्रणाली में मात्र दर्जे से कहीं अधिक शर्तें थीं। दूरी भी थी। क्या मुझे किसी बूढ़े आदमी से चिपक कर सोना पड़ेगा? उफ, इस विचार मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 48, मैं ही अपने पति को रोक रही हूँ। 36 गुफा स्वर्ग। कियू बोक्वान से सीचेन के विचारों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। हमेशा की तरह वह लुओ जीरो के पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। सीचेन के विचार में भले ही लुओ जीरो उसे कोई जवाब न दे सके और भले ही वह जागने के बाद निर्दयता से उसे भगा दे, वह फिर भी उसे जगाना ही चुनेगा, न केवल इसलिए कि वह सीचेन की पत्नी थी, बल्कि इसलिए भी कि उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सा जुनून था। सीचेन ये बात अच्छी तरह जानता था कि लुओ जीरो के बिना वह अभी भी श्वेतपंथ दिव्य पंथ के द्वार पर एक सहायक शिष्य ही होता। सीचेन के लिए क्या लुओ जीरो भी वह प्रकाश की किरण नहीं थी जिसने उसके अंधकार में जीवन को रोशन किया था? सीचेन को नहीं पता था कि उसकी जगह दूसरे लोग क्या करते, लेकिन वह बिना किसी झिझक के लुओ जीरो के साथ रहना ही चुनता। हालांकि सीचेन पर कियू बोक्वान का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लुओ जीरो पर भी इसका असर नहीं हुआ था। अभी अभी सीचेन के लौटने का इंतजार कर रही लुओ जीरो ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने कियू बोक्वान और सीचेन के बीच हुई पूरी बातचीत भी सुन ली। अतीत में लुओ जीरो निश्चित रूप से कियू बोक्वान से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह उसके असली इरादों को जानती थी। लेकिन अब इतना सब कुछ अनुभव करने के बाद लुओ जीरो ने इस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर लिया। जब उसने कियू बोक्वान को ये कहते सुना, युवा स्वामी को कहीं और खूब नाम कमाना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ इसी जगह तक सीमित कर दिया गया है। लुओ जीरो को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने जोर से चोट मारी हो। सीचेन के बिस्तर के पास मौजूद साथी के रूप में लुओ जीरो उनकी प्रतिभा को किसी और से बेहतर जानती थी। वह कियू बोक्वान की कही हर बात का उपहास उड़ा सकती थी, लेकिन उसे यह मानना ही पड़ा कि यह वाकई सच था। इस दौरान सीचेन की लुओ जीरो के प्रति निस्वार्थ कोमलता ने उसे धीरे धीरे इसके नशे में चूर कर दिया था। इस वजह से वह अनजाने में एक बात को नजरअंदाज कर बैठी। सीचेन भी एक जीवित व्यक्ति था, उसे भी प्रतिक्रियाओं और पुष्टि की जरूरत थी। स्पष्टतः वर्तमान लुओ जीरो के पास सीचेन को ये चीजें देने का कोई तरीका नहीं था। लुओ जीरो को यह भी नहीं पता था कि वह कब जागेगी। हो सकता है कि वह कभी जाग ही ना पाए। अगर वह सचमुच कभी नहीं जागी तो क्या सीचेन को जीवन भर उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी?
कहावत के अनुसार लंबे समय तक बीमार रहने वाले व्यक्ति के सामने कोई आज्ञाकारी पुत्र नहीं होता, और सी चेन और उसके जैसे दंपति की तो बात ही अलग है, जिन्होंने कभी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला था और न ही उनके बीच कोई शारीरिक संबंध था। लुओ जीरो को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह स्वार्थी थी। वह चाहती थी कि सी चेन हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि वह उसे छोड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सी चेन के साथ अन्याय था। इस आधार पर और साथ ही सी चेन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वह दिन भर केवल साधना पर ही ध्यान केंद्रित करता है, अचानक लुओ जीरो के मन में एक विचार आया, मैं ही उसे रोक रहा हूँ। लुओ जीरो को सी चेन से जवाब पाने की सख्त जरूरत थी। पतिदेव, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? तब तक सी चेन ने लुओ जीरो के शरीर की मालिश पूरी कर ली थी और उसे वापस सफेद जेड बिस्तर पर लिटा दिया था। फिर भी उसने सोते समय उसे गोद में लेने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसे साधना करनी थी। आज रात दोनों की किस्मत में नींद न आना लिखा था। अगले दिन सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहा। सी चेन डोंगक्सु क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लगातार प्रयास करता रहा और अंततः उसके अंक 800,000 के करीब पहुंच गए। 32। हालांकि शियावान और गुवान शियुन को लंबे समय से यह उम्मीद थी कि सी चेन द्वारा खोले गए ग्रोटो हेवन की संख्या लुओ जीरो के बराबर हो जाएगी। जब वह क्षण वास्तव में आया तो दोनों आश्चर्य से चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय संपूर्ण मेडिसिन सोल पीक को गुवान शियुन द्वारा स्थापित एक भव्य सुरक्षा कवच द्वारा संरक्षित किया गया था। इसके बावजूद सी चेन द्वारा ग्रोटो हेवन खोलने से उत्पन्न होने वाले भारी ऊर्जा उतार चढ़ाव लगातार इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे। शियावान और गुवान शियुन मेडिसिन सोल पीक के ऊपर आकाश में मंडरा रहे थे और असहाय भावों के साथ नीचे देख रहे थे। शियावान ने और भी चिढ़कर कहा, 32 गुफा स्वर्ग खोलने से इतना बड़ा हंगामा कैसे हो सकता है? मेरा औषधि आत्मा शिखर उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। 33 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शियावान सी चेन की हरकतों से चिढ़ने लगी थी, गुवान शियुन के एक अचानक वाक्य ने उसे अवाक कर दिया। इस समय न तो जियावान और न ही गुवान शियुन ने दोबारा कुछ कहा। वे चुपचाप हवा में मंडराते रहे और नीचे सी चेन को चुपचाप देखते रहे। 33, 34, 35। ये देखकर किसी चेन रुकने का इरादा नहीं रखता, जियावान ने अचानक कहा, पूरे कांगलांग क्षेत्र में मैंने कभी किसी को 36 गुफा स्वर्ग खोलने में सक्षम नहीं देखा। गुवान शियुन ने सिर हिलाया। देखते रहो। तब तक बाहर का आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, लेकिन सी चेन की 35 गुफा स्वर्गों से निकलने वाली चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी ने संपूर्ण मेडिसिन सोल पीक को पूरी तरह से रोशन कर दिया। नीचे सी चेन प्रार्थना की चटाई पर पालती मारकर बैठी थी। बस थोड़ा और। सी चेन को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि यह थोड़ा सा और ज्यादा है। आज उन बिंदुओं को देखते हुए जो अनंत रूप से 800,000 की ओर अग्रसर हो रहे थे, उसने इस अवधि के दौरान अर्जित किए गए सभी गुण अंक एक ही बार में अपनी योग्यता में लगा दिए। जिस क्षण सी चेन की योग्यता पूरी तरह से 600 के पार हो गई, उसने महसूस किया कि उसका आध्यात्मिक मंच अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गया है। वह उन विशिष्ट स्थानों को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जहां उसके 36 गुफा स्वर्ग वितरित थे। इस स्थिति में सी चेन ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के अपने प्रयास को दबाना बंद कर दिया। एक भीषण गड़गड़ाहट के बीच सी चेन द्वारा खोले गए सभी ग्रोटो हेवन एक साथ काम करने लगे और मेडिसिन सोल पीक से स्वर्ग और पृथ्वी के सार को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया। फिर सी चेन ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए शेष सभी ग्रोटो हेवन पर ताबड़तोड़ हमला किया। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही आकाश में चंद्रमा अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। मेडिसिन सोल पीक पर हलचल अभी भी शांत नहीं हुई थी। तीव्र ऊर्जा के झटकों ने पूरे व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था। बस अचानक मेडिसिन सोल पीक में एक तीखी गूंज सुनाई दी। संपूर्ण मेडिसिन सोल पीक से एक अत्यंत शक्तिशाली खिंचाव बल उत्सर्जित हो रहा था। इस खिंचाव के प्रभाव में सी चेन पर केंद्रित एक आध्यात्मिक ऊर्जा का तूफान अचानक उत्पन्न हुआ, जिसने आसपास की ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान के भीतर सी चेन के शरीर के चारों ओर स्थित सभी गुफा स्वर्ग उसके सिर के शीर्ष की ओर अभिसरित हो गए। बूम! 35 गुफा स्वर्ग एक दूसरे से टकरा गए और एक दूसरे को उन्मादपूर्वक निगलने लगे। इस प्रक्रिया में सी चेन के शरीर के भीतर की आभा में एक पूर्ण और अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। शियावान और गुवान शियुन दोनों जानते थे कि यह डोंगक्सु क्षेत्र की आभा थी, लेकिन सी चेन का डोंगक्सु क्षेत्र उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। कुछ समय बाद सी चेन के शरीर के चारों ओर स्थित सभी गुफा स्वर्ग गायब हो गए। उनकी जगह पर एक शानदार गुफा स्वर्ग का आभास था, जो एक प्राचीन स्वर्गीय दरबार की तरह सी चेन के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। इस समय ये 36वां और एकमात्र शेष ग्रोटो हेवन प्रेत मेडिसिन सोल पीक के ऊपर आकाश में मंडरा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी का सार झरने की तरह भव्य गुफा स्वर्ग से बहकर सीधे नीचे सी चेन के शरीर में समा गया। सी चेन की साधना पूरी तरह से डोंगक्सु स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह 36वां गुफा स्वर्ग है। इस समय आकाश में मौजूद जियावान और गुवान शियुन पूरी तरह से स्तब्ध रह चुके थे, लेकिन जैसे ही दोनों अपने सदमे से बाहर निकले और सी चेन के 36 गुफा स्वर्गों की शक्ति को ठीक से देखने के लिए तैयार हुए, आकाश में मंडराता हुआ गुफा स्वर्ग का प्रेत अचानक गायब हो गया। इसके तुरंत बाद जियावान और गुवान शियुन की स्तब्ध निगाहों के बीच से सी चेन की आकृति उनके सामने से तेजी से गुजर गई। सी चेन की आकृति के साथ ही विलीन हो जाने वाला उनका अंतिम वाक्य था, जो उन्होंने जाने से पहले कहा था, मेरी पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अलविदा एल्डर्स। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसमें थोड़ी बहुत तमीज तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। शियावान, गुवान शियुन, धिक्कार है, वह तो पत्नी को बिगाड़ने वाला पागल है ना। अध्याय 49। सच्ची भावनाएं प्रकट हुई। पूर्ण समर्पण। कमरे के अंदर लुओ जीरो गहरे शोक में डूब गई थी। पति आज वापस नहीं आया। क्यों? हालांकि वह आमतौर पर बहुत देर से लौटता है, लेकिन वह हमेशा वापस आता है। जिस क्षण सी चेन सुबह चला गया था, लुओ जीरो उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। वह सुबह से लेकर आधी रात तक इंतजार करती रही, लेकिन सी चेन का कोई पता नहीं चला। पिछली घटनाओं के बाद लुओ जीरो की सुरक्षा की भावना बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई थी। शुरू में लुओ जीरो को बहुत डर था कि सी चेन उसे पूरी तरह से छोड़ देगा, क्योंकि वह उससे नफरत करता था। आज तो सी चेन पूरी रात बाहर ही रहा था। इससे लुओ जीरो को तुरंत परित्यक्त होने का एहसास हुआ। हाँ, आखिरकार मैं उसे कुछ दे नहीं सकती, मैं धीरे धीरे उसके लिए बोझ बन जाऊंगी। हालांकि लुओ जीरो अक्सर सोचती थी कि उसे छोड़ने के बाद सी चेन का भविष्य बेहतर हो सकता है। जब उसने वास्तव में सी चेन द्वारा छोड़े जाने की कल्पना की, तो उसे दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। इस भारी क्षति में लुओ जीरो को केवल यही महसूस हुआ कि वह जिस खाई में इस समय थी, वह कितनी ठंडी थी। सी चेन द्वारा दिए गए स्नेह के बिना लुओ जीरो को ऐसा लगा मानो उसका पूरा अस्तित्व बेहद अकेला हो गया हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और लुओ जीरो ने अभी तक सी चेन को वापस आते नहीं देखा था। जब लुओ जीरो को लगा कि सी चेन आज वापस नहीं आएगा, तभी अचानक एक आकृति ने कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। 36 गुफा स्वर्गों पर आधारित डोंगक्सु क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद इस समय सी चेन की गति को उसकी चरम सीमा पर कहा जा सकता है। दरवाजा बंद करके सी चेन तेजी से लुओ जीरो के बिस्तर के पास आ गई। मुझे माफ करना पत्नी, मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं अपने
गुफा स्वर्ग को अंतिम चरण तक खोल रहा था। जब सी चेन बोल रहा था उसने लुओ जीरो को उठाया और उसे अपनी छाती से टिका लिया। कोई बात नहीं पतिदेव। सी चेन के शब्दों को दोबारा सुनकर और एक बार फिर उनकी बाहों में समा जाने पर लुओ जीरो को बहुत दुख हुआ। वह सी चेन को बहुत पसंद करती थी और सचमुच नहीं चाहती थी कि वह उसे छोड़कर जाए, लेकिन मौजूदा हालात ने उसे बेहद असहाय महसूस कराया। उसे ये भी नहीं पता था कि सी चेन अब भी उसे पसंद करता है या नहीं। सी चेन की ओर से लुओ जीरो के अद्वितीय देवी समान सुंदर चेहरे को देखकर उसे भी अचानक असुरक्षा की भावना महसूस हुई। इस गहन साधना काल के बाद सी चेन ने सफलतापूर्वक डोंगक्सु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। उसके पास लाल सुनहरे फीनिक्स पंख को सक्रिय करने की योग्यता थी और उसके अंक 798-600 तक पहुंच गए थे। बस एक और चेक इन के साथ सी चेन उस पवित्र कलाकृति को खरीद सकेगा जो बाहरी दुनिया में रक्तपात मचाने के लिए काफी थी। लेकिन इस समय सी चेन किसी भी प्रकार की खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। अभी अभी 36 गुफा स्वर्गों को खोलने की खुशी भी पूरी तरह से गायब हो गई। वह वास्तव में लाल सुनहरे रंग का फीनिक्स पंख खरीद सकता था और लुओ जीरो की दिव्य आत्मा पर लगे निषेध को दूर करने के लिए उसकी शक्ति को सक्रिय कर सकता था। लेकिन उसके बाद क्या होगा? लुओ जीरो के जागने के बाद क्या हुआ? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उसके शरीर को छुआ था और एक ऐसे पति के रूप में जो अचानक प्रकट हुआ था। सी चेन बिना सोचे समझे ही अपने अंजाम का अनुमान लगा सकता था। इतने लंबे समय तक लुओ जीरो के साथ इस छोटे से कमरे में रहने के बाद सी चेन वास्तव में इस तरह से जाना नहीं चाहती थी। अगर संभव हो तो सी चेन ने ये कल्पना भी की कि लुओ जीरो जागते ही उससे प्यार कर बैठे, लेकिन वह जानता था कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। लुओ जीरो द्वारा कुचलकर मारे जाने की संभावना भी उतनी कम थी जितनी की इसकी संभावना। जब वह समय आएगा तो सी चेन कहाँ जाएगा? सांस। सी चेन और लुओ जीरो की शादी के बाद से बीते महीनों में ये पहली बार था जब उसने इतनी निराशा भरी आह भरी थी। वहाँ ही क्यों भर रहा है? सी चेन की आह सुनकर लुओ जीरो अचानक स्तब्ध रह गई। इतने लंबे समय से शादीशुदा होने के बावजूद सी चेन ने कभी भी उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना व्यक्त नहीं की थी और न ही कभी उसे कोई कठोर शब्द बोला था। लेकिन अब सी चेन आह भर रहा था। शायद वह भी मुझ जैसी पत्नी का बोझ होने से असहाय महसूस करता हो। शायद वह भी एक बेहतर लड़की चाहता है। लेकिन पतिदेव, मैं सचमुच नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर जाएं। मैं जल्द ही जाग जाऊंगी। मैं सचमुच जल्द ही जाग जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाए। सी चेन की कल्टीवेट के प्रति पिछली दीवानगी और अब उसके साथ अंतरंग संबंध न होने के साथ साथ कियू बोक्वान द्वारा बाद में कही गई बातों को मिलाकर साथ ही सी चेन ने जो आह भरी थी वैसी आह पहले कभी नहीं भरी थी। लुओ जीरो को सच में लगा कि सी चेन उसे नापसंद करने लगी है। उसे लगा कि वह सी चेन पर बोझ बन गई है। जीरो, ओ जीरो, तुम सचमुच अपने पति की मौत का कारण बनोगी। तभी अचानक सी चेन ने दोनों हाथों से आगे बढ़कर लुओ जीरो के गालों को जोर जोर से चुटकी काटकर मसलना शुरू कर दिया। उसी समय उसने धीरे से कहा, कितना अच्छा होगा अगर तुम जागते ही मुझसे प्यार करने लगो। मैं सचमुच इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। मैं सचमुच तुम्हारे कारण यहाँ से जाना नहीं चाहता। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। अरे नहीं नहीं नहीं। सी चेन की बातें सुनकर और उसके कुछ हद तक चिड़चिड़े व्यवहार को महसूस करके लुओ जीरो अचानक स्तब्ध रह गई। ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अभी अभी मेरे पति ने कहा, काश मैं जागते ही उनसे प्यार कर पाती। उन्होंने ये भी कहा कि वह जाना नहीं चाहते। क्या इसका मतलब है मेरे पति मुझे नापसंद नहीं करते? वे अब भी मुझे पसंद करते हैं। पल भर में लुओ जीरो के दिल में अपार संतुष्टि और खुशी का भाव भर गया। नरक और स्वर्ग के बीच की विशाल खाई ने लुओ जीरो को भी एक अवास्तविक अनुभूति दी। मेरे पति मुझे पसंद करते हैं। वे मुझे नापसंद नहीं करते। वे मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी अभी सी चेन के शब्द लुओ जीरो के दिमाग में गूंज रहे थे और फिर वह मन ही मन मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ी। तुम्हारा मतलब क्या है कि मुझे सुबह उठते ही तुमसे प्यार हो जाता है? तुम तो वाकई एक बुरे इंसान हो। क्या मुझे तुम्हें अभी भूलकर फिर से प्यार में पड़ना होगा? तुम शब्दों के मामले में इतने अनाड़ी हो, मैं तुम्हें काटते काटते मार डालूंगी। तुम्हें भगा दूं। छी, ऐसा सोचना भी मत। जब तक इस पंथ के गुरु संतुष्ट नहीं हो जाते तुम्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं है। बस मेरे लिए ही रहो। हंसते हंसते लुओ जीरो को अचानक रोने जैसा महसूस हुआ। इस दौरान उसके दिल में बहुत डर और नाराजगी जमा हो गई थी। अब इस शांत रात में सी चेन ने आखिरकार उसे गले लगाया और उसे अपने सच्चे दिल की बात बताई। इतना बड़ा अंतर तो उसके जैसी व्यक्तियों को पार करने की माहिर के लिए भी संभालना थोड़ा मुश्किल था। वह एक ही समय में हंसना और रोना चाहती थी। बुरे इंसान जो मुझसे कह रहे हैं कि आंखें खोलते ही मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, जबकि मैं अभी तक तुम्हें पहचान भी नहीं पाया हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़े बदसूरत हो तो कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। अध्याय 50 लाल सुनहरा फीनिक्स पंख एक चमत्कार जन्म लेने वाला है। लुओ जीरो के लिए सी चेन अदृश्य रूप से उसके दिल का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गया था। जब उसे पता चला कि सी चेन उसकी वर्तमान स्थिति से नफरत नहीं करता बल्कि इसके विपरीत वह उसके जागते ही उससे प्यार करने की उम्मीद करता है, लुओ जीरो ने महसूस किया कि इस दौरान उसके दिल में जमा हुआ सारा दुख दूर हो गया। उसकी दुनिया एक बार फिर खुशियों से भर गई। हालांकि लुओ जीरो सी चेन की भावनाओं को जानती थी और उसने अपने दिल में उसे अपना पति मान लिया था। सी चेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लुओ जीरो क्या सोच रही थी। वह अभी भी एक बड़े संघर्ष में डूबा हुआ था। पत्नी, अगर मैं तुम्हारे जागने के बाद व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में रहने के लिए आवेदन करूं तो क्या तुम सहमत होगी? मानो लुओ जीरो के असहमत होने के डर से सी चेन ने जल्दी से कहा, मैंने 36 गुफा स्वर्ग की नींव के साथ डोंगक्सु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अगर मैं तुम्हारा रक्षक बन सकूं तो यह मेरे लिए सबसे बेहतरीन अंत होगा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। बुरे आदमी, तुम क्या कह रहे हो? सी चेन की बातें सुनकर लुओ जीरो को अचानक एहसास हुआ कि सी चेन को यह पता नहीं चल सकता कि वह क्या सोच रही है। उसकी हताश आवाज और दिल दहला देने वाले शब्दों को सुनकर इस क्षण लुओ जीरो की सी चेन को गले लगाने की इच्छा चरम पर पहुंच गई थी। पतिदेव, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें मुझे छोड़कर जाने कैसे दे सकता हूं? 36 गुफा स्वर्ग खोलने से वे प्रमुख शक्तियां शायद आपको भर्ती करने के लिए जान की बाजी लगा देंगी। आप इतने आत्मविश्वासहीन क्यों लग रहे हैं? मैं अब भी चाहती हूं कि सोते समय तुम मुझे गले लगाओ। जैसे ही उसने ये सोचा लुओ जीरो के दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी जाग उठी। तुमने मेरा कई बार फायदा उठाया है और मैंने अभी तक तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है। तुम यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। कमरे में सी चेन ने लुओ जीरो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकाकर धीरे से फुसफुसा रहा था। उसे बस हमेशा की तरह अपना चेक इन पूरा करना था और उसके पॉइंट्स 8 लाख तक पहुंच जाते। उस समय सी चेन लुओ जीरो को पूरी तरह से जगाने में सक्षम होगा। हालांकि सी चेन कुछ हद तक झिझक रहा था। सी चेन के मन में एक ख्याल भी आया, क्या मुझे अपनी पत्नी को जगाने में थोड़ी देर और देरी करनी चाहिए? मैं पहले कुछ अंक जमा कर सकता हूँ। सी चेन भी एक इंसान ही था और इंसानों में स्वार्थी इच्छाएं होती हैं। वह वास्तव में लुओ जीरो के पास लगातार जाकर उसकी खैरियत जानना चाहता था। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया सी चेन ने इसे तुरंत बुझा दिया।
परिणाम चाहे जो भी हो, सीचेन नहीं चाहता था कि लुओ जीरो उस अंधेरे गड्ढे में फंसा रहे। लंबे समय तक भावनात्मक संघर्ष की इस स्थिति में रहने के बाद सीचेन ने अंततः धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने लुओ जीरो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, उसकी थोड़ी ऊपर उठाई और उसे गहराई से चूमा। शायद इसलिए कि यह चुंबन सीचेन और लुओ जीरो के बीच आखिरी चुंबन हो सकता है। ये बहुत लंबे समय तक चला। लुओ जीरो को सीचेन की तेज सांसें और उसकी बाहों का उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटा होना भी महसूस हो रहा था। डिंग, लेट स्टेज के प्रवेश द्वार पर चेक इन करने के लिए होस्ट को बधाई। कष्ट पार करने का क्षेत्र श्वेतपंथ दिव्यपंथ के संप्रदाय प्रमुख लुओ जीरो ने 10,000 अंक और एक विशेषता उपहार पैक डीलक्स प्राप्त किया। आज के रियायती आइटम निम्न श्रेणी संत ग्रेड क्रिम्सन गोल्ड फीनिक्स प्लम लॉक किया हुआ कीमत 1 मिलियन पॉइंट्स 20% की छूट। मध्यम श्रेणी संत ग्रेड टोंटियन जियानमू भला कीमत 3,000 पॉइंट्स 70% की छूट। विश्व वृक्ष की शाखाओं से निर्मित एक पवित्र भला जिसमें सम्राट श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने विश्व वृक्ष की सृजनात्मक शक्ति समाहित है। यह अविनाशी है। उच्च ग्रेड स्वर्ग श्रेणी सोल्फेरिन कीमत 100,000 पॉइंट्स 30% की छूट। एक ऐसी दिव्य गति तकनीक जो दिव्य आत्मा के माध्यम से पल भर में हजारों मील की दूरी तय करते हुए तत्काल टेलीपोर्टेशन की अनुमति देती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो आज सिस्टम द्वारा अपडेट किए गए रियायती आइटमों को देखते हुए सीचेन सचमुच ललचा गया था। मध्यम श्रेणी सेंट ग्रेड स्पीयर जिसकी कीमत 3 मिलियन पॉइंट्स है पर 70% की छूट उपलब्ध है। सीचेन के पास फिलहाल 8 लाख अंक थे। इसे प्राप्त करने के लिए उसे केवल 10 और दिनों तक अंक जमा करने की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि लुओ जीरो कई और महीनों तक इसी स्थिति में रहेगा। सिस्टम, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? डिंग, क्या मेजबान लाल सुनहरे रंग का फीनिक्स पंख खरीदना चाहेंगे? बकवास है, खरीद लो। जल्दी करो और मेरे लिए सिस्टम इंटरफेस बंद कर दो। मुझे इसे देखने और परेशान होने मत दो। डिंग, होस्ट को बधाई हो, उन्होंने सफलतापूर्वक निम्न श्रेणी का सामान खरीद लिया है। संत ग्रेड गहरे लाल रंग का सुनहरा फीनिक्स पंख। 800,000 अंक काटे गए, शेष अंक 8,600। सिस्टम नोटिफिकेशन के गायब होते ही सीचेन द्वारा महीनों की मेहनत से जमा किए गए सारे पॉइंट्स पल भर में खत्म हो गए। इसका यह भी मतलब था कि वह टोंटियन जियानमू भले से पूरी तरह वंचित रह जाएगा। हालांकि अंततः उसने लुओ जीरो को अपनी इच्छानुसार जगाने की उम्मीद खरीद ली थी। एक हाथ से लुओ जीरो को पकड़े हुए सीचेन के दूसरे हाथ में धीरे धीरे एक धधकती लाल रोशनी चमकने लगी। कुछ सांसों के बाद सीचेन के हाथ में एक वस्तु दिखाई दी जो फीनिक्स के पंख जैसी लग रही थी। शायद इसलिए कि इसके भीतर की फीनिक्स शक्ति अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी। इस समय लाल सुनहरे फीनिक्स पंख से निकलने वाली आभा विशेष रूप से भयावह नहीं थी, लेकिन इतनी नजदीक से इसे पकड़े हुए भी सीचेन इसके भीतर समाहित राजसी पवित्र कलाकृति के दबाव को महसूस कर सकता था। स्वचालित रक्षा, सभी बुराइयों का निवारण, पुनरुत्थान। अपने हाथ में मौजूद गहरे लाल रंग के सुनहरे फीनिक्स पंख को देखते हुए सीचेन ने लुओ जीरो के लंबे बालों को सहलाया। पत्नी, इस बार मैंने सचमुच अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया है। उसके हाथ में वह क्या चीज है? उसमें इतनी चौंकाने वाली आभा क्यों है? जैसे ही लाल सुनहरे रंग का फीनिक्स पंख प्रकट हुआ, लुओ जीरो ने उसमें समाहित आभा को महसूस किया। आखिरकार वह विपत्ति पारगमन क्षेत्र की विशेषज्ञ थी और उसका ज्ञान सीचेन के ज्ञान से कहीं अधिक व्यापक था। लुओ जीरो को तो यह भी यकीन था कि सीचेन के हाथ में मौजूद वस्तु पूरे कांगलांग क्षेत्र में भी बेहद दुर्लभ होगी। उसने अभी जो कहा था उसे ध्यान में रखते हुए लुओ जीरो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वह आगे क्या करने वाला है। फिर अचानक लुओ जीरो ने पाया कि सीचेन ने उसे उठा लिया है। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? कमरे में सीचेन ने लुओ जीरो को बिस्तर से उठाया और उसे बैठने में मदद की। इस समय लुओ जीरो के लंबे काले बाल स्वाभाविक रूप से उसकी कमर तक लटक रहे थे। सीचेन ने पहले अपने हाथ में मौजूद गहरे लाल रंग के सुनहरे फीनिक्स पंख को देखा, फिर धीरे से लुओ जीरो के खूबसूरत बालों को थाम लिया। उसी समय सीचेन की कोमल आवाज लुओ जीरो के कानों में गूंजी। पत्नी, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं किसी लड़की के बालों में हेयरपिन लगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पवित्र कलाकृति का उपयोग करना। सुनहरे लाल रंग के फीनिक्स पंख को हेयरपिन की तरह इस्तेमाल करते हुए सीचेन ने धीरे से लुओ जीरो के लंबे बालों को एक साथ लपेटा। उसकी हरकतें बहुत हल्की और थोड़ी अनाड़ी थीं। इस समय सीचेन की कुछ हद तक अनाड़ी हरकतों को महसूस करते हुए और उसके कोमल शब्दों को सुनते हुए लुओ जीरो धीरे धीरे मंत्रमुग्ध हो गई। जिस तरह सीचेन ने कभी किसी लड़की के बालों में हेयरपिन नहीं लगाई थी, उसी तरह लुओ जीरो के बालों में भी कभी किसी और ने हेयरपिन लगाई थी क्या? इस शांत रात में, इस छोटे से कमरे में, एक पुरुष और एक महिला जो एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, शायद उस कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले थे जो उनके आपसी प्रयासों के कभी न मिलने की संभावना को दर्शाती थी। अध्याय 51। एक चमत्कार, एक जागृति। कुछ देर बाद सीचेन ने अंततः लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स पंख का उपयोग करके लुओ जीरो के बालों को बांध दिया। हालांकि वह कुछ हद तक अकुशल था, शायद इसलिए क्योंकि लुओ जीरो पर हर तरह का हेयर स्टाइल जचता था। इस समय लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स पंख की चमक के नीचे लुओ जीरो 9 स्वर्गों की देवी की तरह पवित्र और दोषरहित प्रतीत हो रही थी। सीचेन ने आमने सामने होकर लुओ जीरो के कंधों को सहारा दिया। उस समय उसके बेदाग रूप को देखते हुए धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान जटिल थी, जिसमें कई भावनाएं समाहित थीं। राहत, बेबसी, हानि, संघर्ष। मुस्कुराते हुए सीचेन के शरीर से निकलने वाली आभा भी तेजी से बढ़ने लगी। हिंसक शक्ति ने उसके आसपास की हर चीज को बेतहाशा प्रभावित किया, लेकिन लुओ जीरो के लिए, जो इसके बीच में थी, यह उसके चेहरे पर एक कोमल हवा के झोंके की तरह महसूस हुई। सीचेन की प्रचंड शक्ति के प्रभाव से पूरा कमरा लगातार कांपने लगा। इसी समय सीचेन की स्थिर आवाज भी कमरे के बाहर तक पहुंची। हेयर द मूव, हेयर द लियू, राक्षस शिखर को सील कर दो। जी हाँ युवा स्वामी। बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षस शिखर के ऊपर असंख्य भव्य संरचनाएं तुरंत प्रकट हो गईं। एल्दमू और एल्दलियो आकाश में उड़ गए। उनका डोंगक्सु क्षेत्र अंतिम चरण की शक्ति अचानक प्रकट हुई, जिसने संपूर्ण राक्षस शिखर को अपने भीतर समा लिया। जैसे ही एल्दमू और एल्दलियो ने अपनी साधना को पूरी तरह से जागृत किया, उन्हें अचानक एक ऐसी आभा का एहसास हुआ जो उनके लिए मौलिक रूप से खतरा पैदा कर सकती थी। यह आभा उस कमरे से आ रही थी जहां सीचेन और लुओ जीरो मौजूद थे। ये है बूढ़ी लियू, यही वो चमत्कार है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। एक ऐसा चमत्कार जो केवल युवा स्वामी में ही मौजूद है। जैसे ही एल्दमू की आवाज समाप्त हुई, स्वर्गिक दरबार का एक प्रेत एक विशाल और धधकते सूरज की तरह अचानक राक्षस शिखर के ऊपर प्रकट हुआ। जब ये प्रेत राक्षस शिखर के ऊपर प्रकट हुआ तो एल्दलियो अचेत हो गए। ये तो गुफा स्वर्ग का प्रेत है। बिल्कुल सही, और यह एक प्राचीन चमत्कार है जहां 36 गुफा स्वर्ग एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, आकाश में तैरता हुआ गुफा स्वर्ग प्रेत उस क्षण अतुलनीय रूप से ठोस हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सार, जो लगभग पदार्थ में संघनित होने के लिए पर्याप्त सघन था, इस गुफा स्वर्ग से फूट पड़ा और सीधे नीचे के कमरे में गिर गया। कमरे में सीचेन ने एक हाथ से लुओ जीरो की कमर पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से आकाश में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित कर रहा था।
इसे सीधे लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स के पंख में उड़ेलना। सी चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के तहत, जो एक साधारण डोंगक्सू क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक थी, लाल सुनहरे रंग का फीनिक्स पंख एक हल्की ज्वलंत लाल रोशनी के साथ झिलमिलाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये प्रकाश और अधिक घना होता गया और लाल सुनहरे फीनिक्स पंख से निकलने वाले पवित्र कलाकृति का दबाव और अधिक स्पष्ट होता गया। इन सभी आभाओं के ठीक केंद्र में लुओ जीरो बेहद भ्रमित थी। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? पत्नी, तुम तो बहुत उत्सुक होगी कि मैं आजकल इतनी ज्यादा साधना क्यों कर रहा हूँ, है ना? सी चेन ने स्नेहपूर्वक और कोमल भाव से कहा, क्योंकि लाल सुनहरे फीनिक्स पंख के भीतर की शक्ति को जगाने के लिए डोंगक्सू क्षेत्र की साधना आवश्यक है। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। सी चेन ने लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स पंख में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करना जारी रखा। ठीक उसी तरह कुछ अज्ञात समय के बाद सी चेन के शरीर से एक स्पष्ट खालीपन का एहसास हुआ। इस क्षण लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स पंख के भीतर मौजूद फीनिक्स की दिव्य शक्ति अंततः पूरी तरह से सक्रिय हो गई। जब लाल सुनहरे रंग का फीनिक्स पंख पूरी तरह से जागृत हो गया तो उससे एक पवित्र अग्नि में लाल प्रकाश निकला और धीरे धीरे लुओ जीरो के पूरे शरीर को घेर लिया। उफ! एक लंबी सांस छोड़ते हुए सी चेन ने लुओ जीरो की ओर देखा, जो पहले से ही लाल रोशनी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। शायद कल इस समय तक मैं अब व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में नहीं रहूंगा। लुओ जीरो को वापस सफेद जैड के पलंग पर ले जाते हुए और उसे रजाई उड़ाने में मदद करते हुए सी चेन ने धीरे से लुओ जीरो की कोमल नाक को चुटकी से दबाया। पत्नी, शुभ रात्रि। सी चेन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे अपने फर्श पर बने पलंग पर लौट गया, जहां वह कई महीनों से सो रहा था। फर्श पर लेटे हुए सी चेन ने खाली निगाहों से छत को देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स पंख के भीतर की शक्ति लुओ जीरो की दिव्य आत्मा के भीतर मौजूद अशुभ वर्जना को मिटा रही थी। सी चेन को नहीं पता था कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। शायद 1 घंटा, शायद 1 दिन, या शायद 1 महीना। अपना सिर जोर से हिलाते हुए सी चेन को केवल यही महसूस हुआ कि उसका दिमाग बुरी तरह से उलझन में है। शायद इसलिए कि उसका दिल इन अराजक और जटिल भावनाओं के बीच इस कठिन परीक्षा से बचना चाहता था। सी चेन, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर सफेद जैड पत्थर के पलंग पर लाल बत्ती में मौजूद लुओ जीरो इस समय पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी दिव्य आत्मा से हड्डी पर चिपके कीड़े की तरह चिपकी हुई काली गैस तेजी से मिट रही थी। लुओ जीरो को इसका मतलब अच्छी तरह से पता था। वह बस जागने ही वाली थी। ये सब नकली नहीं था, ये सब सचमुच हो रहा था। और यह सब काम उसके पति सी चेन ने उसके लिए किया था। इसी बीच लुओ जीरो को आखिरकार पता चल गया कि सी चेन हाल ही में बिना खाए पिए और सोए पागलों की तरह साधना क्यों कर रहा था। ये सब उसी के लिए था। इस क्षण लुओ जीरो को अचानक एहसास हुआ कि सी चेन के बारे में उसका पहले का संदेह कितना हास्यास्पद था। लुओ जीरो, ओ लुओ जीरो, वह तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, और तुम न केवल कुछ नहीं कर रही हो, बल्कि कई तरीकों से उसके प्यार पर संदेह भी कर रही हो। उसी समय लुओ जीरो भी अभी सी चेन की हरकतों से भयभीत हो गई थी। लुओ जीरो को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि सी चेन साधना नहीं कर रहा था, जिसका अर्थ था कि वह सो रहा था। लेकिन वह उसके बगल में नहीं सोया, नहीं उसने उसे गले लगाया। अभी कही गई शुभ रात्रि भी विदाई जैसी लग रही थी। पतिदेव, जल्दी वापस आओ। लुओ जीरो का सी चेन के प्रति प्रेम मानो आसमान को चीर रहा था। वह बेहद उत्साहित थी। उसके मन में अनगिनत बातें थीं जो वह सी चेन से कहना चाहती थी। वह सी चेन को बताना चाहती थी कि वह उसे कभी दूर नहीं भगाएगी, और वह चाहती थी कि वह हमेशा उसके साथ रहे। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं। जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी जगा दो। पहले हमेशा मेरे पति मेरी रक्षा करते थे, इस बार उनकी रक्षा करने की बारी मेरी है। समय धीरे धीरे बीतता गया और लुओ जीरो को घेरने वाली लाल रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। वह जागने ही वाली थी। रात काफी गहरी थी और सी चेन भारी मन से गहरी नींद में सो गया। इस समय जिस कमरे में सी चेन और लुओ जीरो मौजूद थे, वह अभूतपूर्व रूप से शांत था। अचानक लुओ जीरो की लंबी पलकें, जो महीनों से शांत थीं, कुछ बार फड़फड़ाईं। फिर लुओ जीरो की जीवंत आंखें धीरे धीरे खुलीं। अध्याय 52, मुझे बताओ तुम मेरे लिए वास्तव में कौन हो। कमरे में सब कुछ फिर से दिखाई देने लगा और लुओ जीरो ने सपने जैसी मुद्रा में अपना हाथ उठाया और उसे अपने चेहरे के सामने लहराया। जब उसे आखिरकार इस बात की पुष्टि हो गई कि वह सपना नहीं देख रही थी और सचमुच जाग गई थी, तो लुओ जीरो जल्दी से बिस्तर से उठ बैठी। बिना किसी झिझक के लुओ जीरो ने अपना सिर कमरे में एक निश्चित दिशा की ओर तेजी से घुमाया। इसके तुरंत बाद उसकी नज़र में एक बहुत ही साधारण फर्श पर बना बिस्तर दिखाई दिया। फर्श पर बिछे पलंग पर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उसकी बाहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। सच कहूं तो जब लुओ जीरो बेहोश थी, तब उसने 1 से अधिक बार कल्पना की थी कि उसका पति कैसा दिखता होगा। उसने सोचा था कि उसका पति चाहे सुंदर हो या साधारण, प्रतिभाशाली हो या साधारण, वह उसे हमेशा प्यार करेगी। और अब लुओ जीरो सचमुच जागृत हो चुकी थी और वह आखिरकार अपने उस पति को अपनी आंखों से देख सकती थी जो उसके सपनों में आता रहता था। इस समय लुओ जीरो को महसूस हुआ कि उसने अब तक जितनी भी आदर्श छवि की कल्पना की थी, वह भी इस समय सी चेन की स्थिति के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। दुनिया से परे अद्वितीय प्रतिभा, स्वर्ग से निर्वासित अमर के समान स्वभाव और चेहरा, और कुछ ही महीनों में डोंगक्सू क्षेत्र तक पहुंचने की अपार शक्ति। इनमें से केवल एक गुण भी किसी को अविश्वसनीय रूप से असाधारण बना देगा। लेकिन उनके पति लुओ जीरो के पति ने इन सभी गुणों को एक ही व्यक्ति में पूरी तरह से समाहित कर लिया था। ये सोचकर लुओ जीरो बिस्तर पर बैठ गई और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसने लगी। अगर व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में किसी और ने इस मुस्कान को देखा होता तो शायद वे सदमे से अपनी आंखें फाड़ बैठते, क्योंकि लुओ जीरो ने इससे पहले कभी मुस्कुराया नहीं था। उसका पूरा शरीर एक हिमखंड की तरह ठंडी आभा बिखेरता था। लेकिन सी चेन के सामने उसने अनजाने में ही एक छोटी लड़की के रूप में अपना पक्ष प्रकट कर दिया। हालांकि सी चेन को माथे पर शिकन लिए उस साधारण फर्श के पलंग पर सोते हुए देखकर लुओ जीरो की आंखों में गहरे दुख की झलक दिखाई दी। सफेद जैड के पलंग से कूदकर नीचे उतरते हुए लुओ जीरो ने सबसे पहले दर्पण में उन बालों को देखा जिन्हें सी चेन ने उसके लिए बांधा था, और फिर वह दबे पांव सी चेन के पास गई। सी चेन के बगल में बैठकर और नींद में भी उसकी बाहें सिकुड़ी हुई देखकर लुओ जीरो ने असंतोष से अपने होंठ सिकोड़ लिए। बुरे आदमी, तुम्हारी पत्नी ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है और तुम अकेले ही मेरे बारे में बेबुनियाद अंदाजे लगा रहे हो। जब वह बोल रही थी, लुओ जीरो ने अपनी पतली उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से सी चेन के माथे की सिलवटों को सहलाया। फिर लुओ जीरो ने धीरे से सी चेन के कंबल का एक कोना पीछे खींचा और चुपके से नीचे झुक गई। पहले उसने अपने पैर सी चेन के कंबल में डाले और फिर उसका पूरा शरीर सी चेन के आलिंगन में समा गया। सी चेन के बिस्तर में सिमटकर उस मदहोश कर देने वाली मर्दाना खुशबू को सूंघते हुए लुओ जीरो ने पहले कभी इतना संतोष महसूस नहीं किया था। बेशर्म आदमी, तुम्हें अपनी पत्नी को गोद में लेकर सोए हुए बहुत समय हो गया है। अगर तुम सोते समय मुझे नहीं पकड़ोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। लुओ जीरो ने अपना सिर सी चेन की छाती में सटाते हुए सी चेन की एक बांह को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन बहुत जल्द ही लुओ जीरो, जिसने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी, ने उन्हें फिर से खोल दिया। उसने सोते हुए सी चेन के चेहरे की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी।
इस समय उसमें उस त्रिशूल पारगमन क्षेत्र की महिला शैतान प्रमुख के व्यवहार का जरा सा भी अंश नहीं था जो वह कभी हुआ करती थी। वह स्पष्ट रूप से एक ऐसी महिला लग रही थी जो प्यार में डूबी हुई थी और केवल अपने पति की परवाह करती थी। तुम बुरे आदमी हो, तुम सचमुच बहुत दुष्ट हो। जब मैं हिल भी नहीं पा रही थी तब तुमने मेरे साथ इतनी सारी बुरी चीजें की। सीचेन की बाहों में लेटी हुई लुओ जिरो के विचार बार बार उस समय की ओर चले गए जब सीचेन उसे मालिश करता था और उसे चूमता था। ये सोचते हुए लुओ जिरो ने सबसे पहले अपना कान सीचेन की छाती से सटा दिया। जब लुओ जिरो को एहसास हुआ कि सीचेन अभी भी गहरी नींद में सो रही है तो उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। फिर लुओ जिरो ने उठकर जल्दी से सीचेन के होठों पर एक चुंबन दिया। ये सब करने के बाद लुओ जिरो एक चौंके हुए शुतुरमुर्ग की तरह तेजी से कंबल में वापस सिकुड़ गया। अरे कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। हालांकि लुओ जिरो ने जागने से पहले अपने मन में तरह तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर ली थी। अब जबकि वास्तव में उन्हें व्यवहार में लाने का समय आ गया था फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा है। उसे अपने दिल की धड़कन भी जोर से सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद लुओ जिरो ने चुपके से कंबल से अपना सिर बाहर निकाला और सो रहे सीचेन को फिर से देखा। जब लुओ जिरो को पता चला कि सीचेन अभी तक नहीं जागी है तो वह एक बार फिर सासी हो गई। एक और चुंबन कैसा रहेगा, बस एक और चुंबन और फिर मैं सो जाऊंगी। हम बस यही है। मवाह मवाह, जैसे कोई चूजा दाना चुगता है वैसे ही उसने सीचेन के होठों को कई बार और चूमा और तभी लुओ जिरो ने संतुष्टि से अपने होंठ सिकोड़े। फिर लुओ जिरो ने अपनी ठुड्डी को अपनी बांह से सहारा दिया और एक तरफ लेटकर सो रहे सीचेन को देखने लगी। कुछ देर तक सीचेन को देखने के बाद लुओ जिरो ने अपने बालों में लगे लाल सुनहरे रंग के फीनिक्स पंख को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। बेवकूफ, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो क्या करोगे। हालांकि लुओ जिरो ने निंदा भरे शब्द कहे लेकिन उसकी आंखों में दिख रही खुशी ने उसके सारे झूठ को उजागर कर दिया। कई बार चुंबन करने के बाद भी सीचेन के न जागने पर लुओ जिरो धीरे धीरे और अधिक सासी हो गई। उसने अपना सिर सीचेन की छाती पर टिका दिया और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया। फिर उसने दबी आवाज में कहा, बुरे आदमी अब सब ठीक है। न सिर्फ यह हेयरपिन तुम्हारी है बल्कि यह पंथ का मुखिया भी तुम्हारा है। हे इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। आज रात ये पंथ प्रमुख इस बदमाश की बाहों में सोने वाला है। सीचेन की बाहों में लेटे हुए और उनकी स्थिर धड़कन सुनते हुए लुओ जिरो को भी धीरे धीरे नींद आने लगी। पति पत्नी जिन्होंने अभी तक एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला था इसी तरह एक दूसरे को पकड़े हुए सो गए। रात जल्दी बीत गई। जैसे ही क्षितिज पर सूरज उगने वाला था सीचेन की बाहों में लेटी लुओ जिरो ने अपनी आंखें फिर से खोल दी। उसने पहले सो रहे सीचेन की ओर देखा फिर धीरे से सीचेन के बिस्तर से उठ गई। उसने अपने थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया। वैसे देखा जाए तो लुओ जिरो अभी भी सीचेन के बड़े आकार के वस्त्र पहने हुए थी। हालांकि लुओ जिरो काफी लंबी थी लेकिन जब वह खड़ी होती थी तब भी उसके केवल सुंदर और कोमल छोटे पैर ही दिखाई देते थे। लुओ जिरो ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और अपने शरीर पर लिपटे विशालकाय वस्त्रों को देखा, मुंह बनाया और उन्हें उतारने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपने बालों को संवारा जिन्हें सीचेन ने उसके लिए बांधा था। ये सब करने के बाद लुओ जिरो कमरे में चुपचाप खड़ी होकर इंतजार करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। शायद बहुत कुछ चल रहा था इसलिए सीचेन आज बहुत जल्दी उठ गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए सीचेन ने तुरंत अपने बगल में रखे सफेद जैद के पलंग की ओर देखा। उन्हें ये जानने की सख्त जरूरत थी कि लुओ जिरो कैसी हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब सीचेन ने बिस्तर की ओर देखा तो उसने पाया कि लुओ जिरो का शरीर वहां से गायब हो चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के सीचेन तेजी से उठा और घबराहट से कमरे के चारों ओर देखने लगा। अगले ही पल कमरे में इंतजार कर रही लुओ जिरो की नजरें सीचेन से मिली। पत्नी पत्नी आह नहीं, सीचेन ने अनजाने में ही कुछ कहा लेकिन तुरंत बाद उसने अपना सिर जोर से हिलाया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम कौन हो, मेरे कमरे में क्यों हो। इसी समय सीचेन ने अपने सामने लुओ जिरो को पूछते हुए सुना। सीचेन ने लुओ जिरो की ओर देखा जो उसके कपड़े पहने हुए था और उदासीन चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। वह भी 9 स्वर्गों की देवी के समान सुंदर थी और उसकी आंखें बहुत ही मनमोहक थीं। उसके वर्तमान प्रदर्शन से सीचेन को पता चल गया था कि वह नहीं जानती थी कि वह कौन था और न ही वह जानती थी कि उसने इस दौरान उसके लिए क्या किया था। वह सीचेन के बहुत करीब थी फिर भी सीचेन को लगता था कि वह उससे बहुत दूर है। इस समय सीचेन की निगाहें अत्यंत जटिल थीं। वह धीरे से खड़ा हुआ और फर्श पर बिछी चटाई को लपेटकर अपने स्थानिक घेरे में रख दिया। उसने लुओ जिरो से धीरे से कहा, पंथ के गुरु, मेरा नाम सीचेन है, मैं अब चलता हूँ। सीचेन के बोलने के बाद उसने मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए कमरे के दरवाजे की ओर चलना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लुओ जिरो की निगाहें जरा भी नहीं बदलीं। अंततः सीचेन दरवाजे तक पहुंच गया। इस बार उसने जरा भी संकोच नहीं किया और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। और जैसे ही सीचेन उस छोटे से कमरे से बाहर निकलने ही वाला था जहां वह और लुओ जिरो लंबे समय से साथ रह रहे थे, लुओ जिरो की गुस्से भरी आवाज अचानक उसके पीछे से आए। बुरे आदमी, यहीं रुक जाओ, फिर से कहो तुम इस पंथ के मुखिया के कौन हो। जल्दी बोलो, अगर तुम्हारी कही बात से यह पंथ का मुखिया संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। प्रिय पाठकों, क्या आप कृपया इस पुस्तक की सिफारिश करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आमदनी सचमुच बहुत कम है और मैं भूख से मरने की कगार पर हूँ। अध्याय 53, खाए जाने के बाद ही बॉस होने की याद आना। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सीचेन जो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था अचानक जम गया और उसका हाथ भी हवा में ही रुक गया। तुम इस पंथ के गुरु के कौन हो। लुओ जिरो का यह सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था। तभी सीचेन तेजी से मुड़ गया। इस समय सीचेन की आंखें असीम खुशी से भरी हुई थीं। उसी समय सीचेन ने देखा कि लुओ जिरो उसके सामने असंतोष से भरे चेहरे के साथ खड़ी है। ये पंथ गुरु आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। लुओ जिरो ने दोहराया। मैं हूँ। लुओ जिरो के सवाल का सामना करते हुए सीचेन क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया कि वह क्या जवाब दे। क्या उसे जवाब देना चाहिए, मैं तुम्हारा पति हूँ। सीचेन को डर था कि जैसे ही वह ये शब्द कहेगा 9वें स्तर के संकट पार करने वाले क्षेत्र में मौजूद लुओ जिरो उसे कुचल देगा। लुओ जिरो के वर्तमान व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस अवधि के दौरान घटी हर बात से पूरी तरह अनभिज्ञ है। अन्यथा वह सीचेन से ऐसा प्रश्न नहीं पूछती। सीचेन को यह उम्मीद नहीं थी कि लुओ जिरो को स्पष्ट रूप से पता होगा कि क्या हुआ था और फिर भी वह उसे चिढ़ाने के लिए अनजान होने का नाटक करेगा। सीचेन की लुओ जिरो के व्यक्तित्व की समझ के आधार पर उसके लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। कुछ देर सोचने के बाद सीचेन ने धीरे से पूछा, गुरुजी, जब आप बेहोश थे क्या आप बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था उसे महसूस कर पा रहे थे। तुमने मुझे क्या कहा, फिर से कहो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सीचेन ने बोलना समाप्त किया उसने देखा कि लुओ जिरो ने अपना सिर ऊपर उठाया और गुस्से से उसे घूर रही थी। सीचेन के विशालकाय वस्त्रों के साथ गुस्सैल लुओ जिरो बेहद प्यारी लग रही थी। लुओ जिरो को इस हालत में देखकर सीचेन को उसे अपनी बाहों में भर लेने की तीव्र इच्छा हुई।
सी चेन ने बेबसी से पूछा, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? सी चेन के भोले भाले चेहरे को देखकर लुओ जीरो ने मुंह बनाकर कहा, आप आमतौर पर इस पंथ के गुरु को कैसे संबोधित करते हैं? सी चेन ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया और निर्णायक रूप से चिल्लाया, पत्नी, हम अपना सवाल जारी रखिए, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सी चेन को संदेह होने लगा कि क्या लुओ जीरो को वास्तव में पता था कि क्या हुआ था, वह तो बस उसके साथ खेल रही थी। हालांकि चूंकि लुओ जीरो ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था, इसलिए सी चेन को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना पड़ा। उसने अपने सामने खड़ी लुओ जीरो की ओर देखा और अचानक उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। पत्नी, क्या आप इस दौरान बाहर घटी हर चीज को महसूस कर पा रही थी? सी चेन के होठों पर अचानक आए मुस्कान को देखकर लुओ जीरो अचानक उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसकी निगाहें कहीं और चली गईं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या सचमुच कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे? बेशक ये सच है, क्या ये पंथ का गुरु आपसे झूठ बोलेगा? और टिल्डे टिल्डे तो मेरी पत्नी के छोटे छोटे पैरों से आने वाली बदबू का मामला शायद गुप्त रखा जा सकता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सी चेन के शब्द समाप्त होते ही उसके सामने खड़ी लुओ जीरो ने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसने सी चेन को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुमने खुद कहा था कि उनमें बिल्कुल भी गंध नहीं थी और तुमने तो उन्हें पूरे दिन अपने हाथों में पकड़े रखा था। और अब तुम कहते हो कि इस पंथ के गुरु के पैरों से बदबू आती थी। क्या तुम मुझसे उब गए हो? मानो या न मानो, ये पंथ का मुखिया ऐसा करेगा। अपना वाक्य आधा बोलते ही लुओ जीरो अचानक एक डरे हुए छोटे जानवर की तरह हरकत करने लगी और जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। लुओ जीरो के प्यारे प्रदर्शन को देखकर सी चेन की आंखों में मुस्कान लगभग अनियंत्रित हो गई थी। पत्नी, क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हें इस दौरान हुई किसी भी घटना की जानकारी नहीं है? मुझे सच में पता नहीं था, लुओ जीरो ने धीमी आवाज में कहा। सी चेन नीचे झुकी और लुओ जीरो की आंखों में आंखें मिलाईं। तो फिर मेरी पत्नी को कैसे पता है कि मैंने कहा था कि उसके पैरों से बदबू नहीं आती और मैंने तो पूरे दिन उसके पैरों को अपने हाथों में भी पकड़े रखा था? लुओ जीरो के आगे बोलने से पहले ही वह अचानक चौंक कर चीख पड़ी। उसी क्षण सी चेन ने लुओ जीरो की कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटकर उसे घुमाया और कमरे के दरवाजे से टिका दिया। इसी दौरान सी चेन ने लुओ जीरो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और दीवार से टकराने की मुद्रा में आगे बढ़ा। इस स्थिति में लुओ जीरो का शरीर सी चेन के शरीर से कसकर चिपका हुआ था और वह उसकी धड़कन भी सुन सकती थी। हालांकि सी चेन ने बेहोशी की हालत में उसके साथ अक्सर कुछ शरारती हरकतें की थीं। उस समय वह बेहोश थी और उसे इस तरह की तीव्र शर्म महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब लुओ जीरो पूरी तरह से जाग चुकी थी और वह जो कुछ भी महसूस कर सकती थी वह पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक स्पष्ट था। सी चेन की बाहों में इस तरह दोबारा समा जाने पर लुओ जीरो का पूरा दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही ये दुष्ट जागेगा, मुझे तुरंत घर के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करनी होगी। अभी अभी लुओ जीरो के मन में यही विचार आया था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि वह इसे पूरी तरह से भूल गई है। लुओ जीरो को एक नन्हे मेमने की तरह अपनी छाती से लिपटते हुए देखकर सी चेन की आंखों में मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह लुओ जीरो के कान के पास झुककर बोला, पत्नी, अपने पति से झूठ बोलना ठीक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। बस, तो क्या मेरी पत्नी को वास्तव में इस दौरान जो कुछ हुआ उसका एहसास हुआ या नहीं? सी चेन ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था, सिर्फ बहुत कम। सी चेन की बाहों में सिमटते हुए लुओ जीरो ने शर्म से लाल चेहरे के साथ कहा, शायद थोड़ा ज्यादा ही। सी चेन ने अचानक मुंह बनाकर गंभीरता से पूछा, तो फिर मेरी पत्नी ने मुझे न जानने का नाटक क्यों किया? नहीं, ऐसा नहीं है। सी चेन के अचानक गंभीर चेहरे को देखकर लुओ जीरो को बहुत डर लगा कि कहीं वह क्रोधित न हो जाए। उसने धीमी आवाज में जल्दी से समझाया, मैं बस आपसे व्यक्तिगत रूप से हमारे रिश्ते को स्वीकार करवाना चाहती थी। लुओ जीरो के सतर्क चेहरे को देखकर सी चेन को लगा जैसे उसका दिल बुरी तरह हिल गया हो। उसने लुओ जीरो को अपने पीछे दरवाजे से टिकाए रखा, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर था जबकि दूसरे हाथ से उसने उसके सिर के पिछले हिस्से को सहारा दिया हुआ था। अपनी आंखें बंद करें। एक आज्ञाकारी छोटे खरगोश की तरह लुओ जीरो ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद सी चेन ने अपना सिर नीचे किया और लुओ जीरो के गुलाबी होठों को गहराई से चूमा। बुरे आदमी, तुम तो बहुत दबंग हो। उसकी जीभ की नोक से मिली अनुभूति ने लुओ जीरो के शरीर को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया और फिर वह पूरी तरह से सी चेन की कोमलता में डूब गई। कुछ समय बीत गया और जैसे ही लुओ जीरो की रत्न जैसी गर्दन भी लालिमा से भर गई, उसे अचानक अपने असली उद्देश्य का एहसास हुआ। वो टिल्डे टिल्डे नहीं, ये पंथ का मुखिया तो घर का मुखिया होना चाहिए था। जब लुओ जीरो को इस बात का एहसास हुआ तभी वह पूरी तरह से निगलने वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथों का इस्तेमाल करके सी चेन की छाती पर धक्का दिया। इसी समय सी चेन ने भी धीरे से अपना हाथ लुओ जीरो के सिर के पिछले हिस्से से हटा लिया। जैसे ही उनके होंठ अलग हुए, सी चेन ने चुपचाप लुओ जीरो की ओर देखा। बुरे आदमी, इस पंथ के सरगना को जल्दी छोड़ दो। पत्नी, क्या हुआ? सी चेन ने अपना सिर झुकाकर पूछा। लुओ जीरो ने हल्की सी नाक सिकुड़ी और अपने हाथों से सी चेन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। वह सी चेन के आलिंगन से छूटकर कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, पहले तो ये पंथ का गुरु हिल भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी मनमानी करने दी। लेकिन अब इस पंथ के मुखिया की नींद खुल गई है, इसलिए मैं तुम्हें लापरवाही से काम करते रहने नहीं दे सकता। सी चेन ने लुओ जीरो के माथे से बालों की एक उलझी हुई लट को उसके कान के पीछे करने में मदद की और धीरे से पूछा, तो मेरी पत्नी किस बात को लापरवाही भरा काम मानती है? लुओ जीरो, जो अभी अभी अपने परिवार की स्थिति स्थापित करने वाली थी, सी चेन के अचानक कोमल भाव को देखकर उसका दिल एक बार फिर कांप उठा। वह अपने द्वारा तैयार किए गए शब्दों को लगभग भूल ही गई थी। हालांकि लुओ जीरो ने तुरंत अपने मन को संभाला और गंभीरता से कहा, सबसे पहले अब आपको इस पंथ के गुरु के साथ लापरवाही से व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। सी चेन ने लुओ जीरो का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो अब और गले नहीं मिलेंगे? वह ठीक है, तो फिर अब और चुंबन नहीं? वह ठीक है, तो फिर अब पैरों की मालिश नहीं होगी? ओह ठीक है। जैसे जैसे सी चेन अधिक सवाल पूछती गई, लुओ जीरो के जवाब और भी दोषी लगने वाले होते गए और उसका चेहरा और भी लाल होता गया। हालांकि उसने कहा कि वह सी चेन को लापरवाही से काम नहीं करने देगी, लेकिन अगर सी चेन ने वास्तव में वे चीजें नहीं की जिनके बारे में उसने अभी पूछा था, लुओ जीरो शायद इसे सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाएगी। सी चेन ने असहाय चेहरे से पूछा, तो फिर लापरवाही से काम करने का असल मतलब क्या है? मुझे परवाह नहीं, वैसे भी आपको बस इस पंथ के उस्ताद को सुनना होगा। अध्याय 54। मैं हर पल उसे दंडित करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपनी पत्नी की बात मान लूंगा। ये देखकर कि लुओ जीरो चाहे कुछ भी कह ले, बहस नहीं जीत सकती और उसने पहले ही अपने अतार्किक तर्क और नखरे दिखाने का तरीका अपनाना शुरू कर दिया था, सी चेन केवल उसे स्नेह भरी नजरों से ही जवाब दे सका। सी चेन की सहमति सुनकर लुओ जीरो ने अंततः संतुष्टि से अपना सिर ऊपर उठाया। अब ठीक लग रहा है। जब लुओ जीरो बोल रही थी तो उसके खूबसूरत और बेदाग चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं इस खुशी की अनुभूति से मदहोश हो गई हो। युवा गुरुजी, आज का आध्यात्मिक दलिया तैयार है।
जैसे ही सी चेन और लुओ जीरो इस विषय पर चर्चा शुरू करने वाले थे कि वास्तव में घर का मुखिया कौन है, अचानक कमरे के बाहर से एल्डमू और एल्डरलियू की आवाजें सुनाई दी। दोनों रक्षकों की आवाजें सुनकर लुओ जीरो की आंखों में भी एक तरह की गर्माहट झलक उठी। लुओ जीरो को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसके सबसे नाजुक समय में ये दोनों रक्षक ही थे जो उसे जगाने का रास्ता खोजने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। सी चेन और लुओ जीरो की शादी के बाद उन्होंने लगातार इस जोड़े की रक्षा भी की थी। एल्डमू और एल्डरलियू वास्तव में लुओ जीरो के लिए परिवार के समान थे। सी चेन ने मुस्कुराते हुए लुओ जीरो की ओर देखा और साथ ही दोनों रक्षकों से कहा, एल्डमू, एल्डरलियू, आज आपको आध्यात्मिक दलिया तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। युवा स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एल्डमू ने पूछा। जब से सी चेन की देखभाल में लुओ जीरो की त्वचा में लगातार सुधार हो रहा था, जब तक कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मामला न हो, दोनों रक्षक अब उस कमरे में प्रवेश नहीं करते थे और न ही उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि लुओ जीरो पहले ही जाग चुका था। सी चेन ने फिर कहा, क्योंकि शायद वह अब इसे पीना नहीं चाहती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उससे खुद पूछ लीजिए। तभी लुओ जीरो ने भी कहा, एल्डरलियू, एल्डमू, मुझे अब इसे पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरे के बाहर उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर एल्डमू और एल्डरलियू दोनों के शरीर बुरी तरह कांप उठे। तुरंत ही दोनों की आंखों में उत्साह का भाव झलकने लगा। पंथ के नेता, तुम जाग गए। क्या हुआ? मैं इतनी देर से लेटा हुआ हूँ, क्या मुझे उठने की इजाजत नहीं है? कमरे के अंदर से लुओ जीरो की आवाज फिर आए, एल्डमू, एल्डरलियू, कमरे में आकर बात करें। अच्छा। लगातार 2 बार जवाब देते हुए एल्डमू और एल्डरलियू ने झटपट कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एल्डमू और एल्डरलियू ने आखिरकार उस आकृति को देखा जिसके बारे में वे दिन रात चिंतित थे। इस समय लुओ जीरो कमरे में मेज पर बैठी थी। उसने भी सी चेन की तरह ही कपड़े पहने हुए थे और उसके सुंदर चेहरे पर अभी भी शर्म की हल्की सी झलक बाकी थी। एल्डमू और एल्डरलियू कमरे में दाखिल हुए। उनकी निगाहें सी चेन और उनके पंथ के नेता के बीच बार बार घूम रही थी। ये दोनों लुओ जीरो की बचपन से ही उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे उसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इन सभी वर्षों में उन्होंने लुओ जीरो को कभी भी ऐसे भावों के साथ नहीं देखा था। ये वही खूंखार पंथ की नेता कैसे हो सकती है? वह तो प्रेम के पहले दौर से गुजर रही एक युवती जैसी लग रही थी। एल्डरलियू ने पूछा, युवा स्वामी, क्या आपने ही पंथ के नेता को जगाया था? सी चेन मुस्कुराया और सिर हिलाया। एल्डरलियू, एल्डमू, मुझे लगता है कि मैं अपने मिशन में असफल नहीं हुआ हूँ। धन्यवाद युवा स्वामी। सी चेन की बातें सुनकर एल्डरलियू और एल्डमू लगभग शब्दों से परे उत्साहित हो गए। हालांकि मानो अचानक कुछ याद आने पर दोनों रक्षक अचानक फर्श पर एक घुटने के बल बैठ गए। सी चेन थोड़ी देर रुका। एल्डरलियू और एल्डमू ने आगे लुओ जीरो की ओर देखा और कहा, पंथ के नेता, उस समय हमने अनगिनत तरीके आजमाए लेकिन आपको जगा नहीं सके, इसलिए हमने दिव्य कैलकुलेटर की खोज की। युवा गुरु का पंथ प्रमुख से विवाह कराना अंतिम उपाय था, इसके लिए युवा गुरु को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दो रक्षकों की अपने पंथ के नेता के बारे में समझ के अनुसार सी चेन को जागने के कुछ ही क्षणों के भीतर लुओ जीरो के हाथों मर जाना चाहिए था। आखिरकार उनकी पंथ की नेता तो उसके शरीर को छूने वाले किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देती थी। सी चेन का अब तक जीवित रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत की बात मानी जाती है। उन्हें जल्दी से लुओ जीरो को कारण समझाना पड़ा ताकि वे सी चेन को जीवित रहने का रास्ता खोजने में मदद कर सकें। पंथ का नेता, अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो हमें दोष दीजिए। युवा मालिक निर्दोष है। हमने इस दौरान पंथ के नेता के प्रति उनकी दयालुता देखी है। उन्होंने जो कुछ भी किया वह केवल पंथ के नेता को जगाने के लिए था। भले ही उसने पंथ के नेता के शरीर को छुआ हो, लेकिन उसका अपराध मृत्युदंड का पात्र नहीं है। एल्डमू और एल्डरलियू के घबराए हुए शब्दों को सुनकर लुओ जीरो ने सी चेन को तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने सपाट स्वर में कहा, एल्डमू, एल्डरलियू, पहले उठो। पंथ का नेता, लुओ जीरो की भावहीन आवाज सुनकर दोनों रक्षक और भी ज्यादा घबरा गए। एल्डमू और एल्डरलियू को अभी भी जमीन पर घुटने टेके हुए देखकर लुओ जीरो केवल असहाय होकर कह सका, मैं उसे नहीं मारूंगा। लुओ जीरो की बातें सुनकर एल्डमू और एल्डरलियू ने सुखद आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखा। तथापि लुओ जीरो ने शांत भाव से आगे कहा, मृत्युदंड भले ही माफ कर दिया गया हो, लेकिन आजीवन कारावास अपरिहार्य है। यह एल्डमू और एल्डरलियू ने एक दूसरे की ओर देखा। लुओ जीरो ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना कहा, मैं अभी उठी हूँ और मेरी नसों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक होने में अभी काफी समय लगेगा। सजा के तौर पर सी चेन मेरी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ जीरो की बातें सुनकर एल्डमू और एल्डरलियू ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। इस जीवित दंड से बचना वाकई काफी मुश्किल था। क्या अब भी आपको कोई आपत्ति है? लुओ जीरो ने फिर पूछा। कोई नहीं, एल्डमू और एल्डरलियू ने आश्चर्य से कहा, धन्यवाद पंथ प्रमुख। ठीक है, अब आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इस समय लुओ जीरो ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी जागृति की खबर किसी को मत बताना, 7 महान बुजुर्गों को भी नहीं। हाँ, लुओ जीरो के लहजे से एल्डमू और एल्डरलियू ने कुछ बातों का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया, लेकिन चूंकि लुओ जीरो ने कुछ नहीं कहा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक और शब्द भी नहीं पूछा। जैसे ही एल्डमू और एल्डरलियू कमरे से निकलने वाले थे, तभी एल्डमू को अचानक कुछ सूझा। उसने पूछा, पंथ के नेता, क्या हमें युवा स्वामी के ठहरने की व्यवस्था बगल वाले हॉल में करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एल्डमू के अचानक पूछे गए प्रश्न का सामना करते हुए लुओ जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे। ये देखकर कि लुओ जीरो ने कुछ नहीं कहा, एल्डमू ने भी अपनी पंथ प्रमुख की ओर असमंजस में देखा। लंबे मौन के बाद लुओ जीरो ने अंततः सपाट स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं, उसे यहीं रहने दो, मुझे हर पल उसे दंडित करना है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ जीरो की बातें सुनकर एल्डमू और एल्डरलियू दोनों ने सहानुभूति भरी निगाहों से सी चेन की ओर देखा। बहुत दुखद, आखिरकार वह अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसे सजा मिली, और उनके पंथ के नेता के बारे में उनकी समझ के आधार पर यह सजा निश्चित रूप से बहुत क्रूर होगी। अध्याय 55, पति और शियावान का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। सी चेन के प्रति अपराधबोध से भरे दोनों रक्षकों ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वे ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि सी चेन को किस तरह की यातना सहनी पड़ने वाली थी। कमरे के अंदर सी चेन और लुओ जीरो ने एक दूसरे को देखा। सी चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, पत्नी? लुओ जीरो ने उसकी ओर आंखें घुमाई। इतनी चिकनी बातें करना बंद करो। सी चेन लुओ जीरो के पास गई और धीरे से उसका छोटा हाथ पकड़ लिया। मेरी पत्नी मुझे बगल वाले हॉल में क्यों नहीं रहने देती? सी चेन की इस हरकत को देखकर लुओ जीरो ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। हालांकि उसने घर की मुखिया के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। इस पंथ की मुखिया को अभी अपनी बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। तो फिर मेरी पत्नी मुझे किस तरह से दंडित करने की योजना बना रही है?
सीचेन ने दोबारा पूछा। जब मैं कोमा में था तब स्पंद के गुरु ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। सीचेन का सवाल संयोगवश उसी बिंदु पर आकर रुका जिस पर लुओ जीरो को सबसे ज्यादा गर्व था। जब लुओ जीरो कोमा में थी तब वह प्रतिदिन सीचेन के स्नेह से मदहोश रहती थी। वह सबसे ज्यादा इसी बात पर सोचती थी कि अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति कैसे स्थापित की जाए, और अब उनके विचारों को अमल में लाने का समय आ गया था। ये सोचते हुए लुओ जीरो ने अपना हाथ सीचेन की पकड़ से छुड़ा लिया, खड़ी हो गई और सफेद जेड बैग की ओर चल पड़ी। स्पंद के गुरु का अनुसरण करो। लुओ जीरो की रहस्यमयी हरकत को देखकर सीचेन को भी उत्सुकता हुई कि वह आगे क्या करेगी। लुओ जीरो पलंग के पास पहुंची और सफेद जेड पलंग के किनारे पर बैठ गई। फिर अपने हाथों से अपने शरीर को सहारा देते हुए वह थोड़ा पीछे झुकी और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाया। बुरे आदमी, तुम्हें कड़ी सजा देने के लिए ये पंत गुरु अब तुम्हें मेरे पैरों की मालिश करने का आदेश देता है। जी हाँ, ये सीचेन को दंडित करने के उन तरीकों में से एक था जिसके बारे में लुओ जीरो ने कोमा में रहते हुए सोचा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय सीचेन बिस्तर के पास खड़ी थी जबकि लुओ जीरो उस पर बैठी थी और उसने अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाया हुआ था। क्योंकि उसके पैर काफी ऊपर उठे हुए थे और उसके कपड़े अपेक्षाकृत ढीले थे, इसलिए लुओ जीरो की चिकनी पिंडलियां भी दिखाई दे रही थीं। लुओ जीरो के पवित्र और बेदाग चेहरे पर आए लाली के साथ मिलकर सीचेन को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को गहरा आघात लगा हो। ये वास्तव में एक सजा थी और वह भी एक गंभीर मानसिक हमला। सीचेन को बिस्तर के पास खड़े होकर उसे घूरते हुए देखकर लुओ जीरो ने शर्माते हुए झुंझलाहट से कहा, बुरे आदमी, क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें कितनी अजीब लग रही हैं। और हाँ, मालिश करते समय आपको मुझे कहानियां भी सुनानी होंगी। लुओ जीरो ने अपनी छोटी सी नाक से कुड़ते हुए सीचेन से कहा, जो कहानियां तुमने मुझे कुछ देर पहले सुनाई थी वे सब उल्टी सीधी थी। यह मत सोचो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही लुओ जीरो बोल रही थी सीचेन ने धीरे से उसके छोटे छोटे पैरों को अपने हाथों में ले लिया। पुनर्जन्म बुद्ध हाथ का सुनहरा हरा प्रकाश एक बार फिर प्रकट हुआ। सीचेन ने दुख और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ लुओ जीरो की सजा स्वीकार कर ली। हालांकि ये दृश्य एक से अधिक बार घट चुका था। लुओ जीरो पहले भी कोमा में जा चुका था, लेकिन अब वह जाग चुकी थी। वह सीचेन के बड़े हाथों से निकलने वाली गर्माहट और उसकी आक्रामक निगाहों को महसूस कर सकती थी। अपनी बाहों के सहारे लेटी हुई लुओ जीरो का चेहरा बेहद गर्म था। हालांकि सीचेन के दुख और आक्रोश के भाव को देखकर लुओ जीरो को अचानक अपने दिल में थोड़ी सी गुप्त खुशी महसूस हुई। उसके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि इस पंथ के गुरु की यह चाल वाकई कारगर है। मुझे भविष्य में भी उसे इसी तरह दंडित करना होगा। बुरे आदमी, इस पंथ के गुरु को एक कहानी सुनाओ। लुओ जीरो की मालिश करते हुए सीचेन ने धीरे से कहा, चलो आज एक नई कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनाई। इसके बाद सीचेन बिस्तर के पास बैठ गया, लुओ जीरो के पैरों को अपने ऊपर रखा और धीरे धीरे उनकी मालिश करने लगा। उसी समय उसने लुओ जीरो को वह नई कहानी सुनाई जो अभी अभी उसके दिमाग में आई थी। कमरे का माहौल गर्मजोशी भरा और रोमांटिक था और पुरुष और महिला का जोड़ा उस खुशी का आनंद ले रहा था जो केवल उन दोनों के लिए ही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया कहानी भी अपने अंत के करीब पहुंच गई और सीचेन के हाथों में टिमटिमाती सुनहरी हरी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। जब स्नो व्हाइट को पता चला कि काउपिनो की नाक अपनी मर्जी से लंबी और छोटी हो सकती है तो उसने उससे शादी करने का फैसला किया। अंत में दोनों ने जंगल में निर्लज और सुखमय जीवन व्यतीत किया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ जीरो ने सीचेन को खाली निगाहों से देखा। स्नो व्हाइट उससे सिर्फ इसलिए शादी क्यों करेगी क्योंकि उसकी नाक लंबी और छोटी हो सकती है। अगली बार मैं अपनी पत्नी को इस समस्या के बारे में बता दूंगा। लुओ जीरो ने अपना पैर उठाया और सीचेन को हल्की सी लात मारी, बोलते हुए उसने अपनी नाक से कुड़ी। बुरा आदमी, जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी मुझे पता चल गया कि यह अच्छी कहानी नहीं है। सीचेन ने लुओ जीरो के पैरों पर से कपड़े थोड़ा नीचे खींचकर उसकी पिंडलियों को ढक दिया और उसी समय उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी देर तक मालिश करने के बाद क्या मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि उसने अपना गुस्सा निकाल दिया है? हम तिलते लुओ जीरो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आज के लिए मैं तुम्हें अस्थायी रूप से माफ कर रही हूँ। तो अब हम आगे क्या करेंगे? सीचेन ने फिर पूछा। लुओ जीरो ने सीचेन की ओर देखा। आप आमतौर पर इस समय क्या करते हैं? सीचेन ने अपना सिर झुकाया। साधना करो, कमरे में ही साधना करो या फिर सातवें और चौथे गुरु के स्थान पर जाकर साधना करो। सीचेन ने लुओ जीरो से शेखी बघारते हुए कहा, वैसे तुम्हारे पति ने 36 गुफा स्वर्ग खोले हैं, है ना? कमाल की बात। हम शानदार। लुओ जीरो के नाराज चेहरे को देखकर सीचेन ने उलझन में अपना सिर खुजाया। क्या हुआ पत्नी? हम शानदार, लुओ जीरो ने दोहराया। अगर सीचेन वास्तव में लुओ जीरो की बातों पर विश्वास करता है तो कुछ बहुत गलत होगा। वह नीचे झुका और सीधे अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। बुरे आदमी, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा जब तक मेरी पत्नी मुझे यह नहीं बताती कि वह क्यों नाखुश है, तब तक नहीं। अचानक सीचेन ने पाया कि उसकी बाहों में मौजूद लुओ जीरो अब संघर्ष नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी फिर से चमक उठे थे। उसने सीचेन की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली और शरारती मुस्कान दी। पतिदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज़ियावान के बारे में आपकी क्या राय है? लुओ जीरो के अचानक आए बदलाव और उसके द्वारा उसे संबोधित करने के तरीके में आए परिवर्तन को देखकर सीचेन पूरी तरह से अचंभित रह गया। हालांकि सीचेन ने लुओ जीरो के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया। कुछ देर सोचने के बाद सीचेन ने जवाब दिया, सातवीं बुजुर्ग महिला, वह बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने जीवन और साधना दोनों में मेरी बहुत मदद की है। लुओ जीरो की मुस्कान पहले जैसी ही खिलखिलाती रही। उसने मेरे पति की भी जिंदगी में मदद की थी। तिल। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। सीचेन को अभी तक स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने ईमानदारी से कहा, वैसे मैं तो इस बात के लिए भी तैयार था कि अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते और मुझे बाहर निकालना चाहते तो मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर जाकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक सीचेन की रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। उसी समय लुओ जीरो की दयालु आवाज उसके कानों में गूंज उठी। ये तो बहुत अच्छा है। तिल पति और ज़ियावान का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। तिल। अध्याय 56। मेरी पत्नी बहुत ही प्यारी है। कितना अच्छा है। तिल पति और ज़ियावान का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। तिल। कुछ तो गड़बड़ है, यह माहौल ठीक नहीं है। सीचेन ने लुओ जीरो की थोड़ी सी कुड़ी हुई आंखों और उसके तेजी से ठीक हो रहे ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग दायरे को देखा। साधना आधार। ईर्ष्या तो साधना आधार की पुनर्प्राप्ति को भी बढ़ावा दे सकती है, लेकिन अभी उस बारे में सोचने का समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस समय लुओ जीरो का छोटा सा मुंह इतना ज्यादा फूला हुआ था कि उस पर तेल की बोतल टांगी जा सकती थी। लुओ जीरो अपने मन में जो सोच रही थी और जो वह अभी दिखा रही थी वे दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। जिस समय सीचेन अपनी गलती को सुधारने के तरीकों पर विचार कर रहा था, लुओ जीरो ने अचानक अपना हाथ उठाया और सीचेन की कमर को जोर से चुपकी काट ली। हालांकि मानो सीचेन को चोट पहुंचाने के डर से लुओ जीरो ने बल लगाना शुरू ही किया था कि उसने अचानक हाथ छोड़ दिया।
इसके तुरंत बाद लुओ जिरो ने सी चेन के आलिंगन से खुद को छुड़ाया और अपने बगल में पड़ी रजाई को पकड़ लिया। वह खुद ही बिस्तर के सबसे अंदरूनी हिस्से तक उछलकर गई और खुद को रजाई से ढक लिया। रजाई के नीचे से शिकायत भरी आवाज आई, ये पंथ का गुरु सोने जा रहा है, तुम बदमाश जल्दी करो और कुछ दिनों के लिए जियावान के घर पर रहो। जल्दी से निकल जाओ, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारी पत्नी जीवित है या मर गई। इस समय सी चेन बिस्तर के बाहरी किनारे पर बैठा था, लुओ जिरो को देख रहा था जिसने खुद को रजाई में कसकर लपेट रखा था। उसकी आंखों में कोमल मुस्कान भरी हुई थी। मेरी पत्नी सच में बहुत प्यारी है। सी चेन ने अपने जूते उतारे और धीरे धीरे लुओ जिरो के पास आया। रजाई के नीचे छिपी लुओ जिरो को देखकर सी चेन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से रजाई का एक छोटा सा कोना उठाया। माफ कीजिए, क्या अंदर कोई है? लुओ जिरो ने सी चेन द्वारा उठाए गए कोने को वापस छीन लिया। उसी समय उसने चिढ़कर कहा, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। सी चेन लुओ जिरो के बगल में लेट गया, करवट बदली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में कोई नहीं है? तो फिर मुझे अपनी पत्नी की आवाज क्यों सुनाई दी? हम ये पंथ की मुखिया तुम्हारी पत्नी नहीं है। जैसे ही लुओ जिरो ने बोलना समाप्त किया, उसने खुद को मजबूत बाहों में कसकर जकड़ा हुआ पाया। उसी समय सी चेन की आवाज उसके कानों में पड़ी, मेरी पत्नी और मैं पहले से ही शादीशुदा हैं, वह चाहकर भी भाग नहीं सकती। पतले कंबल के आर पार लुओ जिरो स्पष्ट रूप से उस गर्माहट को महसूस कर सकती थी जो सी चेन उसे दे रही थी। एक पल के लिए रजाई के नीचे छिपे लुओ जिरो के सुंदर चेहरे को थोड़ी गर्मी महसूस हुई और वह लगभग सी चेन को माफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि लुओ जिरो के मन में एक दूसरा विचार आया, अगर वह सी चेन को इतनी आसानी से माफ कर देती, क्या घर की मुखिया होने का वह दर्जा जिसे हासिल करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी एक बार फिर बर्बाद नहीं हो जाएगा? इसलिए लुओ जिरो ने मन ही मन सोचा, इस पंथ के गुरु को तुम्हें माफ करने के लिए एक मीठा शब्द काफी नहीं है, कम से कम कुछ और मीठे शब्दों की जरूरत है। जैसे ही लुओ जिरो ने अपना मन बना लिया था, अचानक उसने महसूस किया कि उसे लपेटने वाली रजाई बगल से उठाई जा रही है। इसके तुरंत बाद एक आकृति तेजी से उस अंतराल से अंदर घुस गई और इस तरह इस छोटी सी रजाई के अंदर लुओ जिरो और सी चेन आमने सामने दब गए। घोर अंधेरे वातावरण में भी उनकी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज इतनी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इस स्थिति में लुओ जिरो का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वह अपनी जीवन शक्ति की परवाह कैसे कर सकती थी? सी चेन ने फुसफुसाते हुए कहा, पत्नी क्या तुम गले लगना चाहती हो? लुओ जिरो ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, यहाँ। सी चेन ने धीरे से लुओ जिरो की कमर में अपना हाथ डाला, बेशक क्या पत्नी नहीं चाहती? लुओ जिरो ने सी चेन को रोका नहीं, बल्कि दबी आवाज में कहा, पर मेरे मन में भी थोड़ी सी नाराजगी है। वो टिल्ड लुओ जिरो की हैरानी भरी आवाज के बीच सी चेन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे गहराई से चूमा। इस अंधेरे और गर्म वातावरण में लुओ जिरो का सारा ध्यान अपनी जीभ की नोक पर हो रही अनुभूति पर केंद्रित हो गया। धीरे धीरे लुओ जिरो को गर्मी महसूस होने लगी और उसका पूरा शरीर चक्कर खाने लगा। कुछ अनिश्चित समय के बाद लुओ जिरो ने अपनी बची कुची चेतना के साथ उनके सिर को ढकने वाली रजाई को हटा दिया। अब लुओ जिरो सी चेन की बाहों में लेटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपक सकता है। सी चेन लुओ जिरो को पकड़े हुए उठ बैठी, नीचे झुकी और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, क्या पत्नी में अभी भी जीवन शक्ति है? तुम तो बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछ रहे हो। लुओ जिरो ने उंगली बढ़ाकर सी चेन की छाती पर गुदगुदी की, तुम सच में बड़े बदमाश हो। भले ही यह पंथ का गुरु अभी भी जीवन शक्ति से परिपूर्ण है, फिर भी तुम मुझे धमकाने आए हो। सी चेन ने लुओ जिरो के प्यारे से चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है, पूरी तरह से मेरी गलती है, लेकिन इसमें मेरी पत्नी की भी कुछ गलती है। लुओ जिरो ने सी चेन को असंतुष्ट निगाहों से देखा, इसमें इस पंथ के गुरु की गलती कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी को इतना प्यारा बनने के लिए किसने कहा? बस लेटे रहने से ही मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? दानव पंथ के नेता के रूप में जिसने कभी पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों का अनुभव नहीं किया था, लुओ जिरो ने ऐसे भावुक शब्द कैसे सुने होंगे? लुओ जिरो ने अपना चेहरा सीधे सी चेन की छाती में छिपा लिया, उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि लुओ जिरो के चमकीले लाल कान के लोबों से सी चेन समझ गया कि उसे ये शब्द सुनना काफी पसंद आ रहा था। वह बहुत शर्मीली थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहे, फिर सी चेन की बाहों में लेटी हुई लुओ जिरो ने अचानक अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। पत्नी क्या हुआ? लुओ जिरो का चेहरा अब बहुत गंभीर था और उसकी आंखों में थोड़ी प्रतिस्पर्धात्मक भावना झलक रही थी। साधना करो, ये पंथ गुरु स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जल्दी करें, जल्दी करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमरे में सी चेन सफेद जैर के पलंग पर पालथी मारकर बैठा था, जबकि लुओ जिरो ने सी चेन का बड़ा हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। सी चेन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। कुछ देर बाद लुओ जिरो ने आश्चर्य से सी चेन की ओर देखा। बुरे आदमी, तुम्हारी नसें आम आदमी की नसों से इतनी मोटी क्यों हैं? कितना घना और कठोर। आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार की गति दूसरों की तुलना में दर्जनों या 100 गुना अधिक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकते। सी चेन ने लुओ जिरो का हाथ पकड़कर बेबसी से कहा, पत्नी चलो जल्दी करो और तुम्हारी साधना शक्ति को बहाल करने में मदद करते हैं। मैंने अभी अभी एक सफलता प्राप्त की है, इसलिए अभी साधना करने के लिए कुछ खास नहीं है। हम टिल्ड लुओ जिरो ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि सी चेन की बात में कुछ सच्चाई तो थी। इतने लंबे समय तक सोने के कारण लुओ जिरो की नाड़ियां स्थिर अवस्था में थीं और सी चेन की मदद के बिना उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता। हालांकि वह अब जाग चुकी थी, फिर भी उसे अपनी साधना शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। सी चेन ने लुओ जिरो की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या पत्नी को जल्दी ठीक होने में मदद करने का कोई तरीका है? कुछ देर सोचने के बाद लुओ जिरो ने कहा, मेरी नसों में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करें ताकि मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार को तेज करने में मदद मिल सके। इससे मेरी रिकवरी में थोड़ी तेजी आ सकती है। लुओ जिरो की बातें सुनकर सी चेन को अचानक कुछ याद आ गया। उसने अपने बगल में बैठी लुओ जिरो की ओर देखा और कहा, पत्नी क्या इससे भी तेज ठीक होने का कोई तरीका है? लुओ जिरो ने सी चेन की ओर देखा, कौन सा तरीका? सी चेन मुस्कुराई, लुओ जिरो के करीब गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सी चेन के बोलने के बाद उसने लुओ जिरो की ओर देखा और उसके बाद उसने देखा कि लुओ जिरो का सुंदर चेहरा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से लाल हो गया। टकराना, अरे बदमाश, दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? सी चेन को बिस्तर से लात मारकर गिराते हुए लुओ जिरो ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और धीरे से बुदबुदाई, द्विसाधना। अध्याय 57। पंथ नेता क्षमा करें, कृपया जारी रखें। कमरे के बाहर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे पूरा घर एक पल के लिए कांप उठा। एल्डमू और एल्डरलियू ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लगता है कि पंथ के नेता ने युवा गुरु को दंडित करना शुरू कर दिया है। हाँ, युवा स्वामी सचमुच काफी दयनीय है। कमरे के अंदर सी चेन, जिसे बिस्तर से धक्का देकर गिरा दिया गया था, ने बिस्तर के किनारे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला। ये तो बस मेरी अचानक आई सनक थी। अगर तुम्हें लगता है कि यह अच्छा नहीं है पत्नी, तो हम इसे नहीं आजमाएंगे।
लुओ जीरो ने हल्की सी फुफकार के साथ अपना सिर ऊपर उठाया और अपने बगल की जगह पर थपथपाया। जल्दी वापस आ जाओ। सीचेन ने फर्श से धक्का देकर छलांग लगाई और तेजी से लुओ जीरो के पास लौट आए। सीचेन को अपने पास लौटते देख लुओ जीरो ने उदासीनता का नाटक करते हुए उसके कुछ हद तक सिकुड़े हुए कपड़ों को ठीक किया। उसने बड़े ही सहज भाव से पूछा, क्या लात लगने से चोट लगी? लुओ जीरो का लहजा बहुत ही अनौपचारिक था, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो पाएगा कि उसकी निगाहें कभी भी सीचेन के शरीर से नहीं हटी थीं। लुओ जीरो के नखरे भरे हाव भाव देखकर सीचेन ने अचानक अपना सीना पकड़ लिया और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से चिल्लाया, आते टिल्डे बहुत दर्द हो रहा है। सीचेन के प्रदर्शन को देखकर लुओ जीरो चौंक गई। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द कहाँ हो रहा है? एक क्षण के लिए लुओ जीरो अचानक अत्यधिक खेद से भर गई। लुओ जीरो, अगर ये द्वैत साधना है तो ये द्वैत साधना है। तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? हालांकि जैसे ही लुओ जीरो बेचैनी से पूछ रही थी कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है, सीचेन जो अपना सीना पकड़े हुए था अचानक रुक गया। उसने ऊपर देखा और जो हाथ उसकी छाती को पकड़े हुए था वह धीरे धीरे ऊपर उठा। इस समय उनके अंगूठे और तर्जनी उंगली ने एक साथ मिलकर दिल का आकार बनाया। अपनी पत्नी को मेरे बारे में इतना चिंतित देखकर अचानक अब मुझे दर्द नहीं होता। फिंगर हॉट, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सीचेन की शरारती मुस्कान और उंगलियों से बनाए गए दिल के आकार को देखकर लुओ जीरो पहले तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तुम बदमाश हो, तुम बड़े ही धूर्त हो। लुओ जीरो ने नखरे दिखाते हुए चीख मारी और सीचेन की ओर झपटने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। जब लुओ जीरो अभी भी बेहोश थी तब उसने पाया कि हालांकि सीचेन बहुत कोमल था, लेकिन वह कभी कभी उसे खुश करने के लिए शरारती तरीके से उसे चिढ़ाता था। लेकिन किसी कारणवश लुओ जीरो इस उद्दंड व्यवहार के प्रति जरा सी भी नापसंदगी नहीं दिखा सका। इसके बजाय हर बार सीचेन उसे चिढ़ाकर उसकी परेशानियों को भुला देता था। लुओ जीरो ने सीचेन पर झपट्टा मारा और फिर उसे विरोध करने से रोकने के लिए वह सीधे उसके ऊपर बैठ गई। उसने खुद को सीचेन की छाती से सटा लिया और एक हाथ से उसके गाल को चुटकी काटकर मरोड़ती रही। मैं इस बदमाश को चुटकी काटकर मार डालूंगा। पत्नी, मुझ पर दया करो। लुओ जीरो द्वारा जकड़े जाने पर सीचेन ने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दया की भीख मांगी। इस समय कमरे के अंदर सीचेन और लुओ जीरो के बीच भावनाएं तेजी से गरमा रही थीं। लेकिन कमरे के बाहर तारांकन धड़ाम तारांकन टिल्डे बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी, मुझ पर दया करो। कमरे के अंदर से सीचेन की ये चीखें सुनकर दोनों रक्षक, जो इस बात से चिंतित थे कि सीचेन को उनके पंथ के नेता द्वारा यातना देकर मार डाला जाएगा, अत्यधिक चिंतित हो गए। एल्डर मू और एल्डर लियू दोनों का मानना था कि सीचेन वह व्यक्ति थी जिसे वे लुओ जीरो से शादी कराने के लिए वापस लाए थे। अब सीचेन ने उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और उसने सफलतापूर्वक लुओ जीरो को जागृत कर दिया था। उन पर सीचेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी। अगर वे अपने पंथ के नेता को उसे दंडित करने का विचार छोड़ने के लिए मना सके तो ये सबसे अच्छा होगा। हालांकि उन दुख भरी चीखों से दोनों रक्षकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस समय सीचेन बहुत बड़े खतरे में थी। उनके पंथ का नेता सीचेन को दंडित करने के लिए कुछ बहुत ही घिनौने तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। ये सोचते हुए एल्डर मू और एल्डर लियू ने एक दूसरे की ओर देखा। बूढ़े मुंह, क्या हमें अंदर जाकर पंथ के नेता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए? यह जरूरी है, लेकिन अगर पंथ का नेता हमें अचानक घुसाने के लिए दोषी ठहराए तो क्या होगा? अब हम उस बारे में चिंता नहीं कर सकते। युवा स्वामी खतरे में है। एल्डर मू और एल्डर लियू के संयुक्त निर्णय के बाद उन्हें लगा कि अंदर जाकर अपने पंथ के नेता को रोकना आवश्यक है। आखिरकार वे लुओ जीरो के रक्षक थे जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा था और उनके साथ उनका रिश्ता सबसे घनिष्ठ था। अगर व्हाइट फेदर डिवाइन कल्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लुओ जीरो को अपना मन बदलने के लिए मना सकता है तो शायद वे दोनों ही हों। उपरोक्त के आधार पर एल्डर मू और एल्डर लियू ने लुओ जीरो को सीचेन को दंडित करने से रोकने के लिए कमरे में प्रवेश करने का निर्णय लिया। कमरे के अंदर लुओ जीरो सीचेन पर बैठी हुई थी और अपना चेहरा बिगाड़ते हुए उसे बुरा आदमी कह रही थी। सीचेन जोर जोर से लुओ जीरो के साथ खेल रही थी और साथ ही उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को सहारा दे रही थी। जैसे ही दंपति एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे और उनकी भावनाएं तेजी से तीव्र हो रही थी, तभी एल्डर मू और एल्डर लियू ने अपने हाथ दरवाजे पर रखे। फिर मन बना लेने के बाद उन्होंने सीधे दरवाजा खोल दिया। वे तेजी से बोले, पंथ के मुखिया, कृपया युवा गुरु की जान बख्श दें। हालांकि वह दोषी हैं, लेकिन उनका अपराध मृत्युदंड के योग्य नहीं है। अगर तुम्हें वाकई किसी बात का गुस्सा है तो हम दोनों पर अपना गुस्सा निकालो। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय एल्डर मू और एल्डर लियू दरवाजे पर अचंभित खड़े थे। उनकी धुंधली आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि जो भाषण उन्होंने पहले से तैयार किया था वह भी उनके गले में ही अटक गया था। इन दोनों के ठीक सामने सीचेन बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि लुओ जीरो उसके ऊपर बैठी हुई थी। उसके हाथ अब भी सीचेन का चेहरा नोच रहे थे। उसी समय लुओ जीरो का सुंदर चेहरा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से लाल हो रहा था। उस क्षण चारों ओर सन्नाटा छा गया। एल्डर मू और एल्डर लियू के मन में एक ही समय में एक विचार आया। ये तो बहुत बढ़िया है। हमें उपदेश सुनने को मिलने वाला था, लेकिन अब हमें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। दोनों रक्षकों के बूढ़े दिमाग में भारी उलझन थी। ये किस तरह का घिनौना दंड देने का तरीका था? सन्नाटे भरे वातावरण में सीचेन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर दोनों रक्षकों की ओर देखा। एल्डर मू, एल्डर लियू, क्या कोई बात है? मैं और पंथ प्रमुख साधना कर रहे हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। एल्डर मू ने हकलाना बंद किया और अपने बगल में खड़े एल्डर लियू को पकड़ लिया और दोनों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जाने से पहले एल्डर मू ने यह कहना नहीं भूला, पंथ के नेता, कृपया युवा स्वामी को दंडित करना जारी रखें। दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया और कमरे में केवल सीचेन और लुओ जीरो ही रह गए। इस समय सीचेन ने अपना सिर घुमाकर लुओ जीरो की ओर देखा, जो अभी भी उसके ऊपर थी। पत्नी, क्या हम जारी रखें? तारांकन धड़ाम तारांकन अध्याय 58। क्या तुम मुझसे नखरे कर रही हो? लुओ जीरो बिस्तर के सबसे अंदरूनी हिस्से में बैठी थी। उसकी पीठ सीचेन की ओर थी और वह उसकी ओर देखने से इनकार कर रही थी। तुम दुष्ट व्यक्ति, तुमने एल्डर मू और एल्डर लियू की नजरों में इस पंथ के गुरु की छवि को धूमिल कर दिया है। सीचेन ने कुछ हद तक असहाय होकर अपना सिर खुजाया। पत्नी, किसे पता था कि एल्डर मू और एल्डर लियू अचानक आ जाएंगे? ये सब तुम्हारी हमेशा चिल्लाने की वजह से है। लुओ जीरो ने सीचेन की ओर पीट करके कहा, मैं अब तुमसे बात नहीं करने वाली। क्या तुम सचमुच मुझसे बात नहीं करोगे? सीचेन के सवाल का सामना करते हुए लुओ जीरो ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, सीचेन ने सपाट स्वर में कहा, चूंकि मेरी पत्नी ने पहले ही फैसला कर लिया है तो चलो हम खुद ही साधना शुरू कर देते हैं। ये कहने के बाद सीचेन ने लुओ जीरो से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बिस्तर के एक कोने में जाकर पालथी मारकर बैठ गया। जल्द ही सीचेन साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और कमरा शांत हो गया। इस समय लुओ जीरो, जिसने अपनी पीठ सीचेन की ओर कर रखी थी, उसकी स्थिति को भांपते हुए अनजाने में उसकी ओर देखने लगी। जब लुओ जीरो ने इस बात की पुष्टि की कि सीचेन वास्तव में साधना की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है तो उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी।
क्या मैंने अपनी बात में कुछ ज्यादा ही कह दिया? जैसे ही यह विचार लुओ जीरो के मन में आया, वह इस बारे में और अधिक निश्चित हो गई। ये सोचकर लुओ जीरो ने तुरंत पीछे मुड़ गई और अब उसने सीचेन की ओर पीठ नहीं की। लेकिन लुओ जीरो ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी सीचेन की ओर से कोई हलचल नहीं देखी। वह अभी भी साधना में लीन था। सीचेन को बस वहीं बैठे देखकर लुओ जीरो की चिंता बढ़ती चली गई। अंत में लुओ जीरो खड़ी हुई, दौड़कर सीचेन के पास गई और ठीक उसके बगल में बैठ गई। साथ ही वह सीचेन के और करीब जाने और उसकी निजता में अतिक्रमण करने से नहीं भूली। इस समय सीचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और लुओ जीरो की ओर देखा। पत्नी, क्या कोई बात है? क्या हमने अपनी मर्जी से साधना करने का फैसला नहीं किया था? सीचेन की शांत निगाहों को देखकर लुओ जीरो और भी ज्यादा घबरा गई। लेकिन लुओ जीरो को कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था क्या? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अंत में लुओ जीरो ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस जगह पर साधना करना चाहता हूँ। ओह, सीचेन ने अपना सिर झुकाया। हालांकि सीचेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसके बजाय वह सीधा खड़ा हुआ और दूसरी तरफ चल दिया। कुछ ही देर बाद सीचेन ने दूसरी तरफ साधना जारी रखी। इसी दौरान एक आकृति चुपके से सीचेन के पास आई, बैठ गई और उसे फिर से धक्का दिया। इस पंथ के गुरु को अचानक लगता है कि वह जगह अच्छी नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। लुओ जीरो के ऐसा कहने के बाद उसके सुंदर चेहरे पर शर्म की एक झलक दिखाई दी। बहुत शर्मनाक था, सचमुच बहुत शर्मनाक। सीचेन ने अपनी आंखें खोली और लुओ जीरो की ओर देखा। इस समय उसकी आंखों में मुस्कान लगभग अनियंत्रित थी। पत्नी, तुम हमेशा किसी की साधना में बाधा कैसे डाल सकती हो? क्या हमने अकेले साधना करने का समझौता नहीं किया था? हम इस पंथ की मुखिया ने अचानक अपना मन बदल लिया। बोलते समय लुओ जीरो की आवाज धीमी होती गई। इस पंथ के गुरु ने फैसला किया है कि तुम्हें मेरे साथ साधना करने दिया जाए। ओह, सीचेन ने अपना सिर झुकाया। लुओ जीरो की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम घर के मुखिया के फैसले पर सवाल उठाना चाहते हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। सीचेन ने हाथ उठाकर लुओ जीरो की नाक पकड़ ली और कहा, मैं अपनी पत्नी के फैसले की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हम अब ठीक लग रहा है। लुओ जीरो ने सीचेन के कंधे पर झुककर अपनी बाहें उसकी ओर फैलाईं और बोली, जल्दी करो और घर के मुखिया को गले लगाओ। लुओ जीरो द्वारा उसकी ओर बढ़ाए गए हाथों को देखकर सीचेन की आंखों में एक अटूट कोमलता झलक रही थी। बिना किसी झिझक के सीचेन ने लुओ जीरो की कमर में अपनी बाहें लपेट ली और उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे अपनी गोद में आमने सामने बिठाया और उसके पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। सीचेन की बाहों में दोबारा समा जाने पर हालांकि इस स्थिति ने लुओ जीरो को वास्तव में शर्मिंदा और नाराज महसूस कराया, फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी गुप्त खुशी का एहसास था, क्योंकि कम से कम अब सीचेन पहले की तरह अकेले साधना करने की योजना नहीं बना रहा था। सीचेन की गर्दन को गले लगाते हुए लुओ जीरो ने अपनी उंगली से उसके कंधे पर गोल घेरे बनाए। बुरे आदमी, क्या तुम अभी नाखुश थे? हम, सीचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। कब? अभी अभी, जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, लुओ जीरो ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लुओ जीरो को डर था कि सीचेन अभी भी नाखुश है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं तो बस बकवास कर रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सीचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। लुओ जीरो अचानक चौंक गया। आप क्या जानते हैं? सीचेन ने लुओ जीरो की कमर पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी पत्नी का मुझे नजरअंदाज करने का इरादा सचमुच नहीं था। फिर आप? लुओ जीरो ने असंतुष्ट भाव से मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे नजरअंदाज क्यों किया और अकेले ही साधना क्यों शुरू कर दी? क्योंकि सीचेन ने पहले लुओ जीरो की कमर को कसकर अपनी बाहों में लपेट लिया ताकि वह बाद में भाग न सके। फिर उसने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं नाटक कर रहा था। अरे तुम तो बिल्कुल बुरे आदमी हो, तुम मुझसे नखरे कर रही थी, है ना? सीचेन की बातें सुनकर लुओ जीरो की छोटी मुट्ठियां लगातार उसकी छाती पर बज रही थी, जबकि सीचेन उसे स्नेह भरी मुस्कान के साथ फुसला रहा था। सीचेन की छाती पर अपना गुस्सा निकालने के बाद लुओ जीरो ने असंतुष्टि से उसे गुदगुदी की। तुम बुरे आदमी हो जिसे सिर्फ लोगों को धमकाना आता है। एक हाथ से लुओ जीरो की कमर को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसकी कलाई को थामे हुए सीचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी पत्नी से एक सवाल पूछना है। लुओ जीरो को भी आखिरकार राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सीचेन वास्तव में उससे नाराज नहीं था। उसने पूछा, कौन सा सवाल? सीचेन ने लुओ जीरो की नम आंखों में देखते हुए कहा, पत्नी, तुमने खुद पहल करके मुझसे क्यों संपर्क किया? मुझे लगा था कि तुम मेरे मनाने का इंतजार करोगी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सीचेन की बातें सुनकर लुओ जीरो ने असंतोष से अपनी नाक सिकुड़ी और उसका चेहरा जोर से धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया। सीचेन की आंखों में देखते हुए उसने धीरे से कहा, तुम्हें किसने कहा, हे दुष्ट, कि तुम इस पंथ के गुरु से शादी कर लो? एक जोड़े के रूप में बेशक दोनों को योगदान देना पड़ता है, और हाँ, इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। लुओ जीरो अचानक बेहद गर्वित हो गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और बारीकी से देखते हुए सीचेन को घूरने लगी। परिवार की मुखिया होने के नाते इस पंथ की गुरु को स्वाभाविक रूप से अपने हर काम में नेतृत्व करना चाहिए, माफी मांगने की पहल करने में भी। लुओ जीरो की बातें सुनकर सीचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। किसी कारणवश, हालांकि लुओ जीरो का लहजा बहुत ही नखरे वाला था, फिर भी अचानक उसका दिल पिघल गया। उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान झलक उठी। तो क्या मेरी पत्नी भी बर्तन धोने और खाना पकाने जैसे कामों में आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहती है? लुओ जीरो अचानक रुक गई और उसने अपना सिर झुका लिया। हम टिल्डे उस बारे में टिल्डे मैं नहीं चाहता। अध्याय 59, खूबसूरत लड़कियों के मामले में अपने काम से मतलब रखो। टिल्डे बुदबुदी हो रही है। लुओ जीरो सीचेन की बाहों में थी जब अचानक वह धीरे से रो पड़ी और तुरंत सीचेन से लिप गई। सीचेन ने शरारत से लुओ जीरो की छोटी सी नाक खुजलाई और मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, क्या हमें अब साधना शुरू नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, लुओ जीरो ने धीरे से सीचेन का हाथ हटाते हुए कहा, मैं बहुत समय से साधना करना चाहता था। अगर तुम मुझे बार बार रोकते नहीं तो मेरी साधना शक्ति अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती। और टिल्डे क्या ऐसा है? सीचेन का बड़ा हाथ एक बार फिर उसकी कमर की ओर बढ़ते देख लुओ जीरो ने झट से सीचेन का हाथ पकड़ लिया और अपनी खूबसूरत आंखों से घूरते हुए कहा, इस पंथ के गुरु को अब और मत बुदबुदी करो, अन्यथा मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। सीचेन ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। आखिरकार तात्कालिक प्राथमिकता लुओ जीरो को उसकी साधना शक्ति को जल्द से जल्द पुनः प्राप्त करने में मदद करना थी। सीचेन ने लुओ जीरो के सुंदर चेहरे को देखा और पूछा, पत्नी, आपको मेरी किस तरह की मदद की जरूरत है? जब सीचेन ने उससे ये पूछा तो लुओ जीरो का सुंदर चेहरा अचानक किसी कारण से लाल हो गया। हालांकि वह जल्दी ही सामान्य हो गई। उसने गंभीरता से कहा, यह पंथ का गुरु मेरे शरीर की सुरक्षा को कमजोर कर देगा। उसके बाद आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मेरी नसों में प्रवेश करने दे सकते हैं। लंबे समय तक बेहोशी में रहने के कारण इस पंथ के गुरु की नसें इस समय अवरुद्ध हैं। मुझे आपकी आवश्यकता है। सीचेन ने अपना सिर झुकाया। क्या आपको मेरी मदद चाहिए ताकि मैं पत्नी को इसे छेड़ने में मदद कर सकूं?
लुओ जीरो ने हल्के से थूकते हुए कहा, पूंछ पूंछ पूंछ। इसे उछलना नहीं, साफ करना कहते हैं। लुओ जीरो ने सी चेन के कमर पर लिपटे हाथ पर थपथपाते हुए कहा, बुरे आदमी, इस पंथ के गुरु को छोड़ दो, हम अभी शुरू करेंगे। क्या हम इसे इस तरह नहीं कर सकते? सी चेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। लुओ जीरो ने सी चेन को नखरे भरी निगाहों से देखा, जो एक दूसरे को गले लगाते हुए खेती करते हैं। ठीक है ठीक है। सी चेन ने लुओ जीरो से अपनी बाहें छुड़ा लीं और उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। किसी बाहरी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को अपनी नसों में स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत खतरनाक बात है। लुओ जीरो ने सी चेन की ओर पीठ फेर ली और उसका पूरा व्यवहार पल भर में बदल गया। अपरिचित आध्यात्मिक शक्ति के विरुद्ध मेरिडियन की सुरक्षा को कमजोर करना किसी भी साधक के लिए एक बड़ा वर्जित कार्य है। लेकिन इस समय लुओ जीरो ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने सी चेन से कुछ भी नहीं छिपाया। सी चेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उसे लुओ जीरो की पीठ के मध्य में रख दिया। इस क्षण उसके शरीर की सभी नसें पूरी तरह से सक्रिय हो गईं। सी चेन की आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह की गति, जो आम लोगों की तुलना में दर्जनों या सैकड़ों गुना तेज थी, के कारण उसके हाथ में विशाल समुद्र के समान आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हो गई। पत्नी, मैं अंदर आ रहा हूँ। हम टिल्डर अंदर आओ। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सी चेन की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति तुरंत लुओ जीरो की नसों में प्रवाहित हो गई। इसी क्षण सी चेन ने लुओ जीरो की नसों को भी देखा, जो लंबे समय तक आत्मा के वियोग के कारण स्थिर हो गई थी। बिना किसी और झिझक के सी चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे लुओ जीरो की नसों के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को बढ़ाया। शुरुआत में क्योंकि लुओ जीरो की नसें बुरी तरह से अवरुद्ध थी, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह की गति बहुत धीमी थी। जब आध्यात्मिक शक्ति लुओ जीरो के पूरे शरीर में फैली नसों के माध्यम से पूरी तरह से प्रवाहित हो गई, तभी आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसी समय सी चेन और लुओ जीरो दोनों के शरीरों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति इस क्षण पूरी तरह से विलीन और परस्पर जुड़ गई। आध्यात्मिक शक्ति सी चेन के शरीर से प्रवाहित हुई, लुओ जीरो के शरीर में प्रवाहित हुई और फिर से सी चेन के शरीर में लौट आई। इस प्रक्रिया के दौरान लुओ जीरो की नसें धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसके शरीर से निकलने वाली आभा तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि लुओ जीरो का सुंदर चेहरा भी तेजी से लाल होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी रत्न जैसी कोमल गर्दन भी पूरी तरह गुलाबी हो गई। आखिरकार जो आध्यात्मिक शक्ति इस समय उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, वह किसी अज्ञात व्यक्ति की नहीं थी, ये तो सी चेन के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। इस स्थिति में यह आध्यात्मिक शक्ति सी चेन की स्वयं की आभा का एक अंश वहन करने के लिए बाध्य थी। पहले लुओ जीरो को केवल सी चेन की बाहों में रहने और उसकी खुशबू सूंघने मात्र से ही चक्कर आने लगता था। अब तो यह और भी अधिक प्रभावी हो गया था, क्योंकि सी चेन की आभा से परिपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। इसका मतलब यह था कि हालांकि लुओ जीरो की साधना शक्ति तेजी से ठीक हो रही थी, उसके शरीर में भी एक ऐसी अनुभूति होने लगी जो उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित थी। इस भावना ने लुओ जीरो को बेहद शर्मिंदा कर दिया और वह लगभग खुद को सी चेन की बाहों में झोंक देने की इच्छा को दबा नहीं पाए। अचानक लुओ जीरो, जो अब तक स्थिर बैठी थी, थोड़ी सी चेन की ओर खिसक गई और जैसे जैसे समय बीतता गया, लुओ जीरो, जो शुरू में सी चेन के आलिंगन से दूर हट गई थी, धीरे धीरे उसके करीब आती गई। बुरे आदमी, मुझे कसकर पकड़ो। जब सी चेन ने लुओ जीरो की बातें सुनी तो उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। पत्नी, मुझे याद है किसी ने अभी कहा था कि साधना करते समय गले नहीं मिल सकते। ये किसने कहा? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। सी चेन ने लुओ जीरो को पीछे से पकड़ रखा था और अपने हाथों को, जो विशाल आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे, उसके निचले दांत्यान पर रख दिया था। उसकी नसों के भीतर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में उसकी मदद करना जारी रखना। कुछ अनिश्चित समय के बाद जैसे ही लुओ जीरो ने अचानक अपना छोटा सा मुंह खोला और गर्म हवा की एक सांस छोड़ी, सी चेन ने धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस समय लुओ जीरो पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी और सी चेन की छाती से टिकी हुई थी। हालांकि सी चेन की आभा के कारण लुओ जीरो का व्यवहार अजीब हो गया था, लेकिन उसकी साधना शक्ति में सुधार भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यदि पहले उसका स्तर केवल विपत्ति पारगमन क्षेत्र के प्रथम स्तर का था, तो अब वह कम से कम विपत्ति पारगमन क्षेत्र के तृतीय स्तर तक पहुंच चुकी है। सी चेन ने लुओ जीरो की वर्तमान स्थिति को देखा, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। पत्नी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बुरे आदमी, तुम क्या सोचते हो? इस समय लुओ जीरो बेहद शर्मिंदा और क्रोधित थी, उसमें सी चेन की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। उसी समय लुओ जीरो के मन में अचानक एक विचार आया। यदि केवल आध्यात्मिक शक्ति का उसकी नसों में प्रवेश करना ही ऐसा था, तो यदि वे वास्तव में द्वैत साधना में संलग्न होते। कितना शर्मनाक, कितना शर्मनाक। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सी चेन ने लुओ जीरो की ओर देखा, जिसने अचानक अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था और बेतुकी बातें करने लगी थी। वह पूरी तरह से अचंभित थी। अपनी भावनाओं को जबरदस्ती स्थिर करने के बाद लुओ जीरो ने गंभीर भाव से सी चेन की ओर देखा। इस पंथ के मुखिया ने आपकी मदद से काफी हद तक सुधार कर लिया है। शाबाश। सी चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पंथ की गुरु को अपने शरीर में कोई तकलीफ है? नहीं। लुओ जीरो निश्चित रूप से सी चेन को अपने शरीर से आ रही उस अजीब सी अनुभूति के बारे में नहीं बताएगी। जब उसने अपना सिर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा तो आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अचानक लुओ जीरो सी चेन के आलिंगन से उठ बैठी। बुरे आदमी, इस पंथ के मुखिया को अब तुम्हारे कपड़े नहीं पहने हैं, मैं अपने कपड़े वापस पहनना चाहता हूँ। सी चेन थोड़ा हैरान रह गया। जब सब कुछ ठीक है तो अचानक कपड़े क्यों बदलने की जरूरत है? और वैसे भी रात हो चुकी है। मैं अचानक से बदलना चाहती हूँ। अपने काम से मतलब रखो। अध्याय 60, सचमुच। जान को गले लगाना। लुओ जीरो झट से बिस्तर से कूदी और दौड़ते हुए कमरे के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद कमरे के भीतर से कपड़े बदलने की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। सी चेन बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ हद तक असमंजस में था, क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही देर में लुओ जीरो की दिशा से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर लुओ जीरो की शर्माती हुई आवाज आई, बुरे आदमी, मेरी तरफ देखो। आवाज का पीछा करते हुए सी चेन उस समय लुओ जीरो को देखकर दंग रह गया। लुओ जीरो ने सी चेन का बड़ा सा चोला उतार दिया था और उसकी जगह सफेद जालीदार पोशाक पहना दी थी। अपनी पिछली लंबी पोशाक के विपरीत ये जालीदार पोशाक केवल उसकी पिंडलियों तक ही पहुंचती थी, जिससे लुओ जीरो की चिकनी गोरी टांगें पूरी तरह से हवा के संपर्क में थीं। सुनहरे लाल रंग के फीनिक्स पंख और लापरवाही से पिन से बांधे गए लंबे बालों के साथ उनके गालों पर हल्की सी लाली झलक रही थी, जिन पर हल्के मेकअप का स्पर्श था। हालांकि जिस चीज ने सी चेन का ध्यान सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह लुओ जीरो के टखने पर बंधी हुई चमकती हुई सुनहरी पायल थी। कोमल सफेद त्वचा और सुनहरी पायल का आकर्षक मेल एक अद्भुत सौंदर्यबोध पैदा कर रहा था। इस समय लुओ जीरो बस वहीं खड़ी रही और सी चेन की आंखों में देखती रही। सी चेन की निगाहों को भांपते हुए लुओ जीरो ने अनजाने में अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया। बुरे आदमी, तुम्हारी निगाहें बहुत अजीब हैं।
सी चेन ने अचानक अपने चेहरे की मुस्कान को पीछे खींचते हुए गंभीरता से कहा, मैं पहले सोचता था कि मेरी पत्नी 9 स्वर्गों की परी है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। सी चेन की बातें सुनकर लुओ जीरो थोड़ी घबरा गई। उसे लगा कि वह उसके मौजूदा रूप से संतुष्ट नहीं है। क्या ये सुंदर नहीं है? बिल्कुल नहीं। सी चेन ने पूर्ण विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। तब सी चेन ने लुओ जीरो का हाथ खींचा और उसे बिस्तर के किनारे बैठने के लिए कहा, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी पत्नी एक परी से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। जैसे ही सी चेन ने बोलना समाप्त किया, लुओ जीरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपनी उंगली बढ़ाकर सी चेन की छाती को गुदगुदाया। तुम तो मीठी मीठी बातें करना ही जानते हो। उसके शब्दों के बावजूद लुओ जीरो की आंखों में झलकती खुशी ने उसके दिल की बात को पूरी तरह से उजागर कर दिया। कहावत है कि एक स्त्री अपने प्रेमी के लिए सच की संवरती है। इसीलिए लुओ जीरो सी चेन को अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाना चाहती थी, और सी चेन द्वारा उसकी सुंदरता की पूरी तरह से सराहना करना क्या ये पारस्परिक स्नेह का एक रूप नहीं था? अब सी चेन और लुओ जीरो बिस्तर के पास बैठे थे। खिड़की के बाहर से आती चांदनी उन पर पड़ रही थी। लुओ जीरो के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए सी चेन ने धीरे से पूछा, पत्नी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हम आज रात साथ सो रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? लुओ जीरो ने बनावटी असंतोष के साथ उसकी ओर देखा और नाक सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम कहीं और सोने की योजना बना रहे हो? सी चेन ने लुओ जीरो की सिकुड़ी हुई बाहों को सहलाया। मुझे बस डर था कि मेरी पत्नी अभी मेरे साथ सोने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने उससे पूछा। क्योंकि आपने इतनी ईमानदारी से पूछा है। लुओ जीरो ने सी चेन को काफी औपचारिक ढंग से देखा। ये वास्तव में तुम्हारी सजा का ही एक हिस्सा है। ओह, क्या इसे भी सजा माना जाता है? सी चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल। लुओ जीरो थोड़ी दोषी सी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने सख्ती से कहा, अब ये पंथ प्रमुख तुम्हें दंडित करेगा। सी चेन ने लुओ जीरो को अपनी बाहों में भर लिया और अपने शरीर को बिस्तर पर पीछे की ओर झुका लिया। तब मेरे पास अपनी पत्नी की सजा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कमरे में सी चेन तकिए पर लेटा हुआ था, जबकि लुओ जीरो ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका रखा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्ट सी अभिव्यक्ति थी। इतने कष्टों को सहने के बाद पति पत्नी ने पहली बार एक साथ रात बिताई। उनमें से किसी को भी जरा सी भी नींद नहीं आ रही थी। उनके दिल अनगिनत बातों से भरे हुए थे जो वे एक दूसरे से कहना चाहते थे। पत्नी, क्या तुम जानती हो कि किसने तुम्हें आत्माविहीन अवस्था में पहुंचाया? इतनी सारी घटनाओं का अनुभव करने के बाद सी चेन ने वास्तव में अपने मन में कुछ अनुमान लगा लिए थे। आखिरकार इस दौरान वह जितने भी लोगों के संपर्क में आया था, उनमें से केवल एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा संदिग्ध था। हालांकि उसे अभी भी लुओ जीरो से सब कुछ पुष्टि करना बाकी था। सी चेन के शब्दों को सुनकर लुओ जीरो की आंखों में हत्या के इरादे की एक घनी लहर कौंध गई। जब वह सी चेन के साथ होती थी तो वह हमेशा दानव पंथ की नेता के रूप में अपने पक्ष को छिपा लेती थी और केवल अपना सबसे कोमल पक्ष ही उसके लिए प्रदर्शित करती थी। लेकिन ऐसा केवल सी चेन का सामना करते समय ही होता था। जब लुओ जीरो दूसरों का सामना करता था, तब भी वह वही दानव पंथ का नेता था जिसके पास अनगिनत लोगों पर जीवन और मृत्यु की शक्ति थी। उसने धीरे से कहा, कुछ महीने पहले कि बोपान एक बार मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे काले चीज से भरा एक डिब्बा भेंट किया था। लुओ जीरो की बातें सुनकर सी चेन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि सच्चाई धीरे धीरे उसके संदेहों से मेल खाने लगी है। इसके बाद लुओ जीरो ने सी चेन को अपनी आत्मा विमुख अवस्था में गिरने का विशिष्ट कारण और शुरुआत एवं अंत विस्तार से बताया। पूरी प्रक्रिया के दौरान लुओ जीरो का लहजा बहुत शांत था, लेकिन सी चेन जानती थी कि उसका दिल उस शांति से बहुत दूर था जो वह सतह पर दिखा रही थी। आखिरकार अगर सी चेन का अस्तित्व ही न होता तो लुओ जीरो सचमुच क्यू बोपान के हाथों मारा जाता। लुओ जीरो द्वारा बड़ी मेहनत से स्थापित किया गया श्वेतपंथ दिव्यपंथ भी पूरी तरह से क्यू बोपान के हाथों में चला जाता। इसके अलावा सी चेन के प्रकट होने के बाद क्यू बोपान ने कई बार उसे मारने और उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। वह इसका इस्तेमाल लुओ जीरो की आखिरी उम्मीद को भी खत्म करने के लिए करना चाहता था। ये तो लगभग एक ऐसी नफरत थी जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता था। सी चेन ने लुओ जीरो का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा कि बोपान निश्चित रूप से अकेले काम नहीं कर रहा है। कोई न कोई उसे पीछे से समर्थन दे रहा होगा। सी चेन की बाहों में लेटी हुई लुओ जीरो ने धीरे से सिर हिलाया। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके पीछे छिपे व्यक्ति का पता कैसे लगाया जाए। लुओ जीरो खुद जानती थी कि अगर बात सिर्फ क्यू बोपान को मारने की होती तो ये करना आसान होता, लेकिन क्यू बोपान की मृत्यु के बाद उसके साथी और उसका समर्थन करने वाले लोग पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। इसके अलावा वे किसी भी समय उस पर और सी चेन पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ये वह परिणाम नहीं था जो लुओ जीरो देखना चाहता था। एक क्षण के लिए कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। कुछ समय बाद लुओ जीरो ने अचानक महसूस किया कि सी चेन की बाहें उसके चारों ओर कस रही हैं। लुओ जीरो ने ऊपर देखा और संयोगवश उसकी नजर सी चेन की सौम्य निगाहों से मिली। मैं इसे हल कर दूंगा। अरे, लुओ जीरो अचानक चौंक गया। क्या हल करना है? क्या मेरी पत्नी इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि क्यू बोपान के साथी कौन है? आपका पति आपकी मदद करेगा। सी चेन की बातें सुनकर लुओ जीरो ने बिना सोचे समझे तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, सी चेन ने लुओ जीरो के सिर पर हाथ फेरा। क्यों नहीं? मेरी पत्नी ने तो अभी तक मेरी योजना के बारे में सुना भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जवाब ना है। लुओ जीरो ने बिना एक इंच भी झुके कहा, मैं तुम्हें जरा सा भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी, समझे? लुओ जीरो ने सी चेन की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली और अत्यंत गंभीरता से उससे कहा, इस पंथ की गुरु ने कोमा में रहते हुए ही अपना मन बना लिया था। एक बार जब ये पंथ की गुरु जाग उठेगी तो वह निश्चित रूप से तुम्हें अपनी जान से गले लगाने देंगी। लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी तक अपनी जान भी नहीं छूने दी है, तो मैं तुम्हें जोखिम उठाने की इजाजत कैसे दे सकती हूँ? लुओ जीरो के गंभीर चेहरे को देखकर सी चेन की आंखों में कोमलता और भी बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं सचमुच तुम्हारी जान को गले लगा सकता हूँ? लुओ जीरो ने भारी मन से सिर हिलाया। बेशक, इस पंथ के गुरु ने पहले से ही यही योजना बना रखी थी। हाँ, अगले ही पल सी चेन ने लुओ जीरो को अपनी बाहों से उठाकर तकिए पर रख दिया और धीरे धीरे अपना शरीर नीचे की ओर झुका लिया। लुओ जीरो ने हैरानी जताते हुए कहा, अरे लंपट, जान को ऐसे गले नहीं लगाते।